तो अपने क्लास में आके गुड लेके आ। मैं तो सत्य ले तो पहले करिए। काटे तो ले लाओ। ज़्यादा ही ऊपर चला गया। Normal probability curve. Good afternoon, students. Am I audible to all of you? Students, am I audible to all of you? Please confirm. You are audible. Okay, thank you. ठीक है, आज हम करेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ऐसे कर्व्स आपने मैथ्स में बनाए होंगे, याद है आपको? इको में बनाए थे। ठीक है, इसका बेल शेप कर्व भी बोलते हैं, इसको बेल शेप इनवर्स भी बोलते हैं। शेप की लुक के हिसाब से, ठीक है, इसका अलग अलग नाम हमने दे रखा है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, इसकी ऐसे कर्व्स की मीन 1 होती है, मीडियन 1 होती है, पर मोड एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस कर्व की क्या क्या कहता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स, बस इतना थ्योरेटिकली करना है, ठीक है। तो मोर देन वन मोड हो सकता है, मीन एक होगा, मीडियन एक होगा, पर मोड एक से ज्यादा हो सकता है। इट हैज नो स्क्यूनेस और सिमेट्रिकल कर्व। स्क्यूनेस का मतलब होता है, ठीक है, रैंडमनेस ऑफ अ डेटा, ठीक है। अगर एक तरीके से जा रहा है सिमेट्रिकल फॉर्म में तो आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा। स्क्यूनेस का मतलब होता है डिस्पर्स हो जाना, अपने रास्ते से भटक जाना, डेविएट हो जाना, ठीक है। तो स्क्यूनेस नहीं होती है इसमें, ठीक है। इट हैज नो स्क्यूनेस। यूनी मॉडल सारे कर्व नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं होते, हो सकता है उसमें स्क्यूनेस हो, तो यूनी मॉडल के साथ साथ स्क्यूनेस भी नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंडर डालते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया को फॉलो होनी चाहिए, इसको हम नॉर्मल कर्व बोलेंगे। इट इज मेसोकार्टिक, ठीक है, और पिकेटनेस इज मॉडरेट। मेसोकार्टिक जो बीच में है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कर्टसिस एक वर्ड आता है ग्राफ में, अगर आपने पढ़ा तो KURTOSIS, स्क्यूनेस है। छोटी छोटी चीजें जाननी पड़ती है ना, पढ़ने का दे रखा है थ्योरी में, तो क्या करोगे। स्क्यूनेस तो हो गया डेविएशन, जिसकी मैंने बात करी। कर्टसिस क्या होता है, ये दिखाता है कि जो आपका डेटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिड में कैसा है और एट द एंड ऑफ टेल की तरफ कैसा है, इसको बोलते हैं कर्टसिस, ठीक है। तो मेसोकार्टसिस का मतलब होता है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे मिड में ज्यादा है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेसोकार्टसिस। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ डेसिमल में वैल्यूज दे रखी है, इसको याद करके लिख लेना, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्टसिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 0.263, ठीक है। तो इसको तो याद करके लिखना है, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो कर्टसिस होता है, दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा मिड में कितना है और एट द एंड ऑफ टेल में, यहाँ पे देखो कैसे डेटा जा रहा है, यहाँ पे गैदरिंग कितनी है, क्राउडनेस कितनी है डेटा की, एट द एंड ऑफ टेल्स और मिड में, इसको बोलते हैं कर्टसिस। तो ये मेसोकार्टिक होता है, मिड में क्राउड इसका ज्यादा होती है वैल्यू, मेसोकार्टिक। द डिस्ट्रीब्यूशन इज इन 3 above और बिलो मीन। क्वाड्रेंट डिवीजन में 4 उसमें डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। तो 3 होगा अबव में और बिलो, मीन पोजीशन के बिलो में होगा बाकी डिस्ट्रीब्यूशन। बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इक्वल, मीन मोड मीडियन, ठीक है, ये सारा एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, इक्वल होता है। हाइट ऑफ द कर्व होना चाहिए 0.3989, ठीक है। ये सब डेटा है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, सब कुछ नहीं।
the end of the curve never meet the x axis, ठीक है, एंड ऑफ द कर्व कभी भी मीट नहीं करता, उसका थोड़ा सा ऐसे रहेगा। 50% फ्रीक्वेंसी मीन के अबव होती है, 50% बिलो होती है। मीन इज ऑलवेज 0 और उसी को हम रेफरेंस पॉइंट की तरीके से लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हमेशा 1 होता है और इन फ्लक्चुएशन होता है -1 यूनिट अबव एंड बिलो मीन, ठीक है। -1 और +1 के बीच में से जो फ्लक्चुएशन रहता है वो रहता है। मिडल 68% फ्रीक्वेंसी है, वो ज्यादातर हमें -1 और +1 के बीच में देखने को मिलती है। मिडल 95% -1.96 से लेके +1.96 तक, और मिडल 99% फ्रीक्वेंसी -2.58 से लेके +2.58 तक रहती है। ओपन एंडेड कर्व है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे रहता है, ओपन एंडेड कर्व है। और इसका यूज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, यूज देख लो, बस इसका इतना ही है, ठीक है। यूज में रिसर्च वर्क में काम आता है, मेजरमेंट एंड टेस्ट कंस्ट्रक्शन, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में, डेवलपिंग नॉर्म्स में, टेस्ट आइटम, डिफिकल्टी वैल्यूज, कंपैरिजन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आप कोई टेस्ट बना रहे हो, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो डिफिकल्टी वैल्यूज टेस्ट आइटम में कितना आपने डाला है, क्या परसेंटेज है, क्या है, बाकी वो चीजें इस ग्राफ से डिनोट कर सकते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स करना है, यूज करना है, दो चीजें आपको इसमें से करनी है। इसमें से इसको पढ़ना है, थ्योरी है, ठीक है, इसमें से Ma'am, what is आगे page आपको number in English कोरिलेशन। book? हाँ जी बोलिए। Ma'am, page number in English book? पेज नंबर इंग्लिश में है आपका, देखिए 242, हिंदी में क्या है, 255 इंग्लिश में 242, हिंदी में 252, 255। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है और यूज करना है, दो चीजें करनी है। मैम ये शॉर्ट नोट में आता है, शॉर्ट नोट में आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इसमें लिखोगे क्या लॉन्ग में, इसमें फ्री चीज इसमें कुछ आएगा, शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट में, शॉर्ट में। इसके बाद आते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन इंग्लिश में है पेज नंबर 245 पे, हिंदी में कोरिलेशन, हिंदी में मिला, लाओ बताओ। लाओ बताओ मुझे, देखो स्टेट की तो बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ही निकाल देते हो, मिल गया। सहसंबंध बोलते हैं। हाँ, सह संबंध निकाला, कोरिलेशन उसी को बोलते हैं। कितना पेज में कर दिया तुम, कैसी है तो अंदर तुम्हारी ऐसी है नहीं नॉइस तो ठीक है, जाने पे 40 लगे समझ में नहीं आता। मोड के बाद एक छोटा सा कोरिलेशन दे दिया, फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, कोरिलेशन में भी बहुत है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन अभी निकालना भी सीखना है, वो कहां चला गया। इसमें कुछ नहीं होता ये आपको तो इसमें तो है ही नहीं, यहीं पे खत्म कर दिया। हमारे में हाँ तुम्हारे इसमें तो दे ही नहीं, थोड़ा सा शुरू किया कोरिलेशन, वही खत्म कर दिया।
यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बताया, खत्म कोरिलेशन अब है ही नहीं। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो करना है वो तो दिया ही नहीं सिलेबस में है ना। कोरिलेशन क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। मान लो एक है ए डेटा है, ए से रिलेटेड, और एक बी। मान लो दो सब्जेक्ट के मार्क्स ही है, मैथ्स का है साइंस का, तो आपस में डेटा को कोरिलेट करना। कितने बच्चों का मैथ्स में ज्यादा आया या साइंस में कितने बच्चों का, इस रेंज में कैसे आया, दो डेटा जब कोरिलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। कोरिलेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ध्यान से देखना, इसमें निकालना भी पड़ेगा स्क्वायर वाला। पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन वो होता है जब अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी की भी बढ़े, या घट रही हो तो भी दूसरे की भी घटे, तो होती है पॉजिटिव। ठीक है, अगर इफ इंक्रीज, ठीक है, तो दूसरे का भी क्या होगा? मान लो ये ए है, ये बी, अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज ही हो रहा है, ऊपर है मतलब इंक्रीज हो रहा है। अगर बी का डिक्रीज हो रहा है तो इसका भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये कैसे कोरिलेशन शो कर रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। ए इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज हो जा रहा है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव में दोनों साथ साथ चलेंगे, एक जैसा चलेंगे। एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ गया, एक कम हुआ तो दूसरा भी कम हो गया। नेगेटिव में एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, या दूसरा कम हो रहा है तो पहला बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन, ये पॉजिटिव कोरिलेशन। थोड़ा सा हमने कोरिलेशन देखा, आपको डायरेक्ट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन करना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है ना वो ज्यादातर 0.0 से 0.1 तक, सॉरी 0.0 से 1.0 मतलब 1, 0.0 से 1.0 तक होती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू। अगर 1 आ रही है ना पूरा, तो उसमें बहुत सिमिलरिटी है, बहुत ज्यादा कोरिलेट कर रहा है वो। ठीक है, और 1 से जितनी नीचे होती जाएगी मतलब उतना कम है, कोरिलेशन कम है उनके बीच में। और 0.0 तो दिखा रहा है कि कोई कोरिलेशन है ही नहीं। 1 सबसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, 0.0 अगर आ रहा है दो वेरिएबल के बीच में तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं, दिखाई नहीं रहा। और 1 से जितना नीचे कम होता जाएगा उतना कोरिलेशन कम होता जाएगा धीरे धीरे। अब सीधा आते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, 250 पेज नंबर 250, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन 250। यही करना है आपके सिलेबस में, यही है। हिंदी में तो है ही नहीं, हिंदी वाले बच्चों आपकी बुक में नहीं है, पर आपके सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। Spearman's rank coefficient. Spearman's rank coefficient. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? एग्जांपल के साथ हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन। रैंक डिफरेंस मेथड इसमें बोला ही है, मेथड बोला है तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम रैंक्स असाइन करते हैं, फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसका फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का। तो देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा है। ठीक है, ठीक है। और दो फॉर्मूले होते हैं, एक बार होता है जब यूनी मॉडल होता है, मोड रिपीट नहीं हो रहा है, एक होता है कहीं रिपीट हो रहा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। रैंक जब असाइन करते हैं उस टाइम पे आ जाता है रिपीटेशन में, तो फिर हो जाता है। चलिए देखते हैं।
एक ले लेते हैं, कोई भी दो वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, ए और बी, उसका देखते हैं एग्जाम्पल। चलेगा ऐसे। दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए है और इधर बी। ये डी है, ये डी स्क्वायर। अब ये डी क्या है? डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस क्या है? ए माइनस बी। समझने के लिए ऊपर आप ऐसे लिखिए, ये डिफरेंस हम देखेंगे। पहले ये देखो मेन डेटा है हमारा, 3 जजेस हैं। पहले मेन डेटा लिखो, इधर साइड में लिखो, दिख रहा है बोर्ड दिखेगा, इधर देखो। 3 जजेस हैं जिन्होंने, मान लो किसी भी डांसिंग शो के जजेस हैं, किसी भी चीज के जजेस हैं, तो उनके मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, जज ए, जज बी, जज सी। पहला हमने किसके बेस पे निकाल रहे? ए और बी का निकाल रहे हैं, फिर अब ऐसे हम दूसरा भी निकालेंगे, ठीक है। तो पहला जब रैंक दिए हुए रहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तीन जजेस हैं, ए बी सी, और ये रैंक दे रखी है उन्होंने। ठीक है, फर्स्ट जजेस की रैंकिंग 1 2 3 4 5, सेकंड जज की 2 4 1 5 3। ठीक है, जब रैंक्स गिवन होते हैं, जजेस ने रैंक्स दे रखे हैं, किसी भी कंपटीशन में वो गए हैं तो उन्होंने सबसे उन्होंने रैंकिंग कर दी है। तो इसमें क्या है, तीनों जजेस है ना, तो इनकी अपनी अप्रोच है, इनकी अपनी है ना, और इनकी अपनी अप्रोच है। तो कोरिलेशन में हम क्या देखते हैं कि इन 3 जजेस में कौन से ऐसे 2 जजेस हैं जिनकी जो क्राइटेरिया रही या इवैल्यूएशन रहा वो कोरिलेट कर रहा है, थिंकिंग कोरिलेट कर रही है। और मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से तुमने फर्स्ट दिया है, मैंने किसी को थर्ड दे दिया, तुमने सेकंड दे दिया। तो हम पहले देखेंगे, पहले ए और बी जज का देखेंगे कोरिलेशन क्या रहा, फिर बी और सी का देखेंगे, ऐसे हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका देख रहे हैं ए एंड बी, ए एंड बी। अब यहां से हम डेटा लेते हैं, ठीक है। ए का क्या है, ए का क्या है, जो रैंक इन्होंने दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी का है 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3। अब डिफरेंस निकालेंगे रैंक्स का, ठीक है। डिफरेंस का पहला डिफरेंस कितना आएगा, -1, उसके बाद 2 -4 -2 2 2 -1 2। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। -1 को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। वन -6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर
एन क्यू माइनस एन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 माइनस, ठीक है, 6, समेशन ऑफ डी स्क्वायर करिए, इसको प्लस करिए, 4 प्लस 1 5 9 10 14, 196 समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, इसको प्लस करिए, ठीक है, 14 आ रहा है। एन कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5 क्यूब माइनस 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है, 125 माइनस 5, 84 और ये 120, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। ये पता है ना आपको, 1 है क्या? माइनस है, फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 120 हो जाएगा, 1 से करोगे 120 होगा माइनस 84। अभी देखो फ्रैक्शन का प्लस माइनस तो याद होना चाहिए, है ना? 36 by 120 36 से कट जाएगा, फिर 2 से सीधा 12 से कट जाएगा, 3 by 10 0.3, कितना कोरिलेशन आया? 0.3। हमने क्या देखा था? कोरिलेशन कहां से कहां वेरी करता है? 0.0 से 1.0 तक। तो ज्यादा रिलेशन तो नहीं दिख रहा है, 0.3 आया है, ठीक है। ऐसे ही करना है, आसानी करके, ये इतना उसमें नहीं जाना है। उससे आता भी नहीं होगा, नहीं आता होगा, कौन करेगा ये? किसको याद है? वो मुश्किल ही लगता है बच्चों को। तो आर्ट्स वाले बच्चे छोड़े कितना टाइम हो गया, उनको दिक्कत ही होती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहे हैं समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, रिपीट करेंगे। 3 जजेस का है, अभी हम 2 का कोरिलेशन देख रहे हैं, हम आगे भी देखेंगे अभी। बी और सी का निकालेंगे। ए और सी को एक और कर लेंगे जिसमें रैंक्स गिवन नहीं होते। पहला केस इसमें रैंक्स ऑलरेडी गिवन जजेस ने दे रखे थे, जब नहीं गिवन होते तब कैसे करते? एक वो कर लेंगे, एक ही कर लेंगे, इतना बहुत है। मैम अभी ए और सी का निकालेंगे। हाँ अब निकालेंगे। ए के साथ बी का निकालिए और ए के साथ सी का निकालिए। हो गया डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रब करूं? और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए डी क्या है? डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी। डी मतलब ए माइनस बी कर रखा है हमने। हम निकालेंगे ए और सी जज का। ए एंड सी। अरे ये तो बिना ए निकाले ऐसे ही चलता है। ए सी डी एंड डी स्क्वायर। मैं को बोल क्या वैसे इन करूं, परवाह के नहीं। नया मार्कर दे दें। हाँ ये मार्कर मांग लो, किसका बोलो इन करूं। चल मेरा कैसे कर लो? 0.5 आया। तो ये हाँ है आज। और नहीं यहाँ पे बुक कुछ है, बुक ले हिंदी में तो कुछ है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। बस थोड़ा सा यहाँ शुरू किया कोरिलेशन, उसका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कब पे पहुंच गए, बच्चा कहाँ से लिखेंगे? नहीं वो नहीं था। क्या मुश्किल मिला? क्या हुआ? शॉपिंग करने गई। कहाँ पे? क्या चाहिए? सूट वूट क्या चाहिए? ले आना मम्मी के लिए। मेरे को मम्मी तो मैम के लिए दो है ही नहीं सर। मेरे को 2000 में यहाँ से दुकान पे
बार्गेनिंग कर देना तो 16 पे आएगा 16 डर नहीं होगा रिजल्ट क्लास होगा जीरो तो अभी हो रहा है अपना कुछ यहाँ पे काम चलाते तो बोर्ड में हमारे कोई साइड काउंसलिंग करी तो बिना लिखा है काम भी नहीं चलेगा चलो ये सी ये हो गया डिफरेंस और ये बिल्कुल लास्ट टाइम जो मेथड यूज किया था ना बिल्कुल ऑनलाइन स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही करना है ठीक है ए का रैंक लिख लीजिए 1 2 3 4 5 उसके बाद सी की रैंकिंग लिख लेंगे 1 3 5 2 4 अब डिफरेंस निकाल लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए पहले का डिफरेंस कितना आएगा फर्स्ट का डिफरेंस बताइए कितना आएगा 0 0 minus 1 minus 5 minus 4 minus 2 2 5 minus 4 1 स्क्वायर करेंगे 0 का 0 ही होगा 1 का 1 4 4 1 समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालिए 10 ठीक है 4 4 8 9 10 अब फॉर्मूला लगाएंगे वही सेम जो हमने पहले यूज किया था 1 minus 6 into summation of d square n q minus n फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ठीक है फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ये टिप पे डाला है थोड़ा सा नहीं चल रहा है टिप पे थोड़ा सा ही डाला है बस वो भी गिर रहा है पूरा हाथ वाथ को लग रहा है हां जी बस ठीक है समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है 10 है n q कितनी है यहां पे ऑब्जर्वेशन 5 भी है सेम ही है 60 125 minus 5 डायरेक्ट कर देते हैं 120 61 दा 60 62 दा 2 2 minus 1 half 0.5 इसका कितना है कोरिलेशन ए और सी जो दर्ज है उनका 0.5 अब बी एंड सी का भी वो हम कैलकुलेट नहीं करते आपका होमवर्क है आप खुद से करिए हम 2 मिनट से कर लेते हैं तो कर लो चलो बी एंड सी का भी कर लो ठीक है सी का डेटा लिखा हुआ है इसको छोड़ दो बी वाला चेंज कर लो बी एंड सी तीन जजेस है ना ए के साथ बी का निकाला ए के साथ सी का निकाला बी के साथ भी तो सी का निकालना पड़ेगा ना सबका तो बी के साथ सी का बी और सी जज का कितना कोरिलेशन है सी का निकाला ना इधर ए हटा के बी कर दो सी का डेटा वही रहेगा बी का चेंज कर दो बी का हो जाएगा 24153 24153 2 minus 1 1 4 minus 3 1 1 minus 5 minus 4 5 minus 2 3 3 minus 4 minus 1 स्क्वायर करेंगे 1 1 16 9 1 समेशन ऑफ डी स्क्वायर 1 1 2 3 12 12 और 16 28 28 बाकी ये सेम ही रहेगा b स्क्वायर बदल जाएगा 28 हो जाएगा बाकी नीचे सेम ही रहेगा ऑब्जर्वेशंस 5 ही है ठीक है 1 माइनस यहां बदल जाएगा
6 minus 28, 8 6 the 48, 8 carry 4, 6 to the 12 और 4 16, 168, नीचे 120, 2 से 2 8 the 16, 2 4 the 8, 60, 30, 3, 3 14 the 42, 3 10 the 1.4 is right. 0.4 नहीं 4 देखो 0.4 गड़बड़ है। 0.4 आ रहा है माइनस 0.4 160 और नीचे 120 है ना, कितने से काटा है? 4 4 the 16, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 30, फिर 3 से 3 10 the 30, हम 6 से भी तो जा रहे 3 1 the 3, एक ही बात, 3 1 the 3, 3 4 the 12, 2 5 the 10, 2 7 the 14, 7/5. हम 1 भी तो है 1 माइनस अच्छा हाँ हाँ अब तो एलसीएम वो माइनस तो कह रही है 1 minus 7/5 माइनस 5 5 minus 7 माइनस 2/5 ठीक है minus 2/5 कितना हो जाएगा ये 0.4 ना 4 हो जाएगा हाँ 5 है ना minus 0.4 कल इन बुक में बीएमसी का कोरिलेशन 0.9 निकाला है हाँ उसमें है इसमें नहीं है इसमें नहीं चल रहा है टिक पे डाल के काम चला रहे 0. minus 0.4 अब किसका फिर जो जजिंग का क्राइटेरिया था कौन ज्यादा कोरिलेट कर रहे कौन से वाले जज एक का तो minus 0.4 आ गया एक का आ गया 0.5 3 वाला तो है ही नहीं 4 वाला है ही नहीं 0.9 क्यों दे रखा है बुक में वही तो गलत होगा पिछली बार तो बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रिंट गलत डाल रखा था ना तो सबसे ज्यादा कौन हुआ 0.5 आंसर में फिर इन्होंने बोला है कि एएनसी ज्यादा क्लोजेस्ट है तो 0.9 फिर गलत ही है ना उसको 4 कर लेना इंग्लिश वाले को बोल तो सबसे क्लोज किसका हुआ एएनसी का तो ऐसे हम कोरिलेशन देखते हैं ठीक है तो जब रैंक्स गिवन होंगे तो ऐसे करना है ठीक है जब रैंक्स गिवन नहीं होंगे तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं बस हो जाएगा तो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन है ए और सी रब करें सेकंड केस व्हेन द रैंक्स आर नॉट गिवन जब रैंक आपको अपने आप से देनी होती है ये तो वो था जिसमें रैंक्स ऑलरेडी गिवन थी गिर गया ये अरबन का कर रहा है when ranks are not given second case first case था जब ranks given थे second case when ranks are not given ranks आपको रैंकिंग अपने आप ही करनी है रैंकिंग कैसे करते हैं सबसे लोएस्ट वैल्यू से लेके हाईएस्ट को ठीक है सबसे लोएस्ट को 1 और उसके बाद आप बढ़ते चले जाओगे हम लोएस्ट को 1 लेंगे ये हाईएस्ट को 1 लेंगे उससे आगे भी तो रैंकिंग है ठीक है तो उस हिसाब से लोएस्ट को ही 1 डालते हैं हाईएस्ट को ही 1 डालेंगे ठीक है ना हाईएस्ट को 1 डालेंगे बाकी फिर उसके हिसाब से देते चलेंगे नीचे देते चले जाएंगे उसमें भी दो तरीके होते हैं एक होता है जब सेम नंबर आता है तो उसको मतलब 6 पोजीशन के लिए दोनों बच्चों के नंबर सेम है तो किसको 6 पे रखोगे किसको 7 पे रखोगे उसमें हम दोनों पोजीशन को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो डेसिमल में आता है फिर वो रैंक ठीक है फिर वो डेसिमल में आएगा तो हम क्या करें सेम वाला ही कर लेते हैं तो बहुत सारा हो जाएगा कितना करेंगे चलो देखते हैं एक तो करते हैं जब रैंक्स आर नॉट गिवन ठीक है मतलब मार्क्स इन स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट
मार्क्स इन स्टेट्स तो इसी के साथ रैंकिंग भी लिख दो, फिर दूर जाके लिखेंगे तो दिक्कत, इसकी रैंकिंग हम ये नहीं कर देंगे R1, ठीक है। फिर मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इको लिख देते शॉर्ट में, इसकी रैंकिंग इधर डाल देंगे R2, फिर अपना D और D² तो है ही, ठीक है। रैंक की बटन हम खोले देंगे सब खोल के भागी मैम इसको ओपन करके भर देते हैं। वही तो बार-बार इसको दिक्कत ही होती है। ऊपर से पूरा फिनिश हो जा रहा है। नहीं उससे हो जाएगा। एक काम की नहीं है। काम करेगा क्लास होती है ना यहाँ पे। लॉ वो रहता है ना, वो लोग तो अपना पीपीटी शेयर करके ही पढ़ा लेते हैं। हम अकाउंट्स वगैरह की तो बुक है। उनकी तो सर पढ़ाते हैं, उधर बोर्ड लगी हुई है, उनकी तो पढ़ाते पूरा। हाँ तो ये ठीक है, तो दिख रहा है आर अभी का बच्चा हम बंद करके थोड़ा शेक कर लो। इतनी टेक्निक्स लगानी पड़ती है तो आशा के साइंटिस्ट बन जाते हैं। ये बहुत सही है। जो बच्चा को जाता वो बिना टिक पे डाले चले गए ना, सारे इतना डालने के बाद भी नहीं चल रहा होता। मैम बोलो क्लास में तुम मार कर बोलना। बहुत गंदा हो गया ये स्टूडेंट है, ये मार्क्स है, स्टेट्स है, ऑनलाइन वालों को दिखता नहीं ना, फिर इतना कैसे आते हैं। R2 DN D², ये रैंक का डिफरेंस होगा R1 - R2। ये इको, इकोनॉमिक्स को शॉर्ट में लिखा है इको। स्टूडेंट है A B C D N हाँ इसमें पता नहीं डालने के बाद भी नहीं चल रहा है, तो इसको डाल दो दिया। भैया ये बोल के आओ मार कर दे दो ये मार कर इधर टिप पे डाल के काम चलाना पड़ेगा। हम चिट पे ठीक है, ज्यादा डाल दो। 85 है, 60 है, 55 है, 65 है, 75। उसके बाद जरा 60, 48, 49, 50, 55, ठीक है। 85 है, ठीक है। ये रैंक कितना हो जाएगा? 1 हाईएस्ट। सेकंड रैंक 75, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। इसमें भी ऐसे रैंकिंग कर दो, ये हाईएस्ट है, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। रैंकिंग हो गई। हाईएस्ट वाले को 1 डालना है, उसके बाद नीचे लोएस्ट वाले को 2 3 4 जितना भी डेटा है हमारे पास 5 है तो 5 तक जा रहा है, ज्यादा होगा तो ज्यादा चला जाएगा। डी रैंक में करना है ना, रैंक 1 रैंक। डी क्या है हमारा? R1 - R2। रैंक्स को माइनस कर दीजिए, 1 - 1 0। बी क्या है यहाँ पे देखिए, ऊपर लिख लीजिए R1 - R2। बी क्या है यहाँ पे? R1 - R2 है, ठीक है। 4 - 5 -1, 5 - 4 1, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 0 0। यहाँ पे समेशन ऑफ 2। और फॉर्मूला आप सेम लगा दोगे जैसे हमने पहले लगाया था। रैंक्स गिवन नहीं होंगे तो हमें अपने आप ही रैंकिंग कर लेनी है बस। वहां पे रैंक्स गिवन थे तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, यहाँ पे रैंक्स गिवन नहीं थे, हमने अपने आप ही रैंक डाला और रैंक डाल के माइनस करके डी निकाला, इसका निकाला और फॉर्मूला सेम ही लगेगा। 0.96
सेम फॉर्मूला लगा के ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सॉल्व करिए और मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। 0.9 आ रहा है। इनके तो वही आ जाएगा 12 by 120 1 by 10 1 minus 0.1 कितना आ रहा है आंसर? 0.9 ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गया आपका? क्या हुआ? ये बोलते ही नहीं, अब बोलो तो सही। सॉल्व कर लो, टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आंसर बता दो। मिल गया ना? अब वो मैं चलाने को नाटक नॉलेज में कितने दिए, अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में, यानी इनको सबका टोटल सब टोटल मैम इट्स 0.2 एक आधे मार्क्स का इसमें वो वाले ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन बनना। आगे आंसर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैम इट्स 0.2 0.9 मैम 0.9 -2 मैम 0.5 यस मैम 0.5 0.5 तो आ रहा है। रॉन्ग है, सही बताइए। हाफ ऑफ मैम मार्क्स 0.5 आधा मार्क्स का डिफरेंस कहीं और ही आएगा। मैम 0.52 आ रहा है आंसर। अब सिर्फ 5 हुए तो 2.5 बनेंगे, पूरा होल नंबर नहीं बन रहा, ये कैसे? मुझे एक और बढ़ाना हाफ बढ़ाना पड़ेगा फिर। क्या क्या है?
0.9 है, सही से करिए। Yes, ma'am. 0.9 is the answer, ma'am. आ गया ना? Yes, ma'am. तो पेपर में लिखती है ना अक्सर, तो लिख के कोई आसान एग्जांपल देते हैं। इसका रैंक्स का जब मान लें कि इवेंट होता है या रिपीटेशन जब होती है ना, हम आएगा फॉर्मूला यस मैम, ये आएगा प्रैक्टिकल तो आएगा नहीं। वही तो नॉट इक्वल लिख देना, मेथड फॉर्मूला डाल देना उसका। हाँ, बस फॉर्मूला लिखना ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल जब आएगा तो क्लास करने का फायदा नहीं है। नहीं, तो स्टार्ट अब मेथड के लिए से पूछा है ना कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए एक और चीज होती है ना, जब इसके दो रैंक्स बराबर आते हैं, कल मैं चल रहा कैसे निकालते हैं वो बता देती हूँ, बाकी अब फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला भी समझा देती हूँ, फॉर्मूला लिख देना, इससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। When two ranks are equal, तब क्या करोगे? एक और केस होता है जिसमें रैंक्स बराबर होते हैं। हिंदी में तो एग्जांपल्स भी नहीं दे रहे, कुछ दे ही नहीं रहा। टमाटर आया नहीं रही नया वाला ये ना? नहीं, इसलिए वो पता चल रहा है, नया पता चलता है। हाँ, इसलिए two ranks are equal. मानो ऐसे दिया हुआ है x and y, ठीक है? 25, 45, 35, 40, 15, 19, 35, 42 और y है 55 है, 60 है, 30 है, 35, 40, 42, 36, 48, ठीक है? तो इसे रिपीट क्या हो रहा है? 35 एंड 35 और कुछ है जो रिपीट हो रहा है? 40 इसका अलग देखना है, इसका अलग देखो। वो इसके x के रैंक से रिपीट हो रहा है ना, y का y में देखना है, ऐसे नहीं देखना है, ठीक है? y में कहीं नहीं, ठीक है? अब इसकी रैंकिंग करें, हाईएस्ट कितना है इसमें? 45, 1 सेकंड रैंकिंग 42 मैम, 42 सेकंड, ठीक है? थर्ड रैंकिंग 40, फोर्थ रैंकिंग 35, फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना? अब रैंकिंग आ गई ना दोनों की सेम 35 दो बच्चों के आए हैं, तो इसको फोर्थ पे रखोगे, इसको फोर्थ पे रखोगे, पता नहीं ना, तो मान लो एक को फोर्थ दे, एक को फिफ्थ देना पड़ेगा मुझे, ठीक है? उसका सिक्स रैंकिंग किसकी हो जाएगी? इसकी, और ये है सेवंथ रैंकिंग, और इसमें कोई सिमिलर है ही नहीं। तो जब x का हम रैंक लिखेंगे तो मान लो फर्स्ट तो लिख देंगे, ऐसे रैंक हम लिखेंगे ना, ऐसे नंबर मार्क्स के बाद इधर रैंक लिखेंगे, इधर R1 इसका रैंक लिखेंगे मान लो x का, ठीक है? तो रैंक लिखोगे 1 2 3, मैम ठीक है? क्लियर नहीं दिख रहा है ये। इसको फोर्थ रैंक है, इसका फिफ्थ रैंक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रैंक कैसे देंगे? 4 + 5 एक्सक्यूज मी / 2। मैम, यस मैम ये क्लियर नहीं दिख रहा। कुछ ना कुछ अभी ठीक है? नहीं, उधर थोड़ा कम मैम ये रैंकिंग वाला एक बार फिर से बता देना आप। एक मिनट बता, अब दिख रहा है क्या? देखना, अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है? अच्छा 19 रह गया, 19 को 7 होना चाहिए, तो 15 8 4 5 6
ये हो जाएगा 7 8। देखिए रैंकिंग, हम रैंकिंग करते हैं जब रैंक गिवन नहीं होते और जब दो की इक्वल रैंक आती है तब कैसे करते हैं। इसमें हमने हाईएस्ट था 45 इसको फर्स्ट रैंक दे दी, उसके बाद 42 था सेकंड रैंक, उसके बाद फिर 40 थर्ड रैंक दे दिया, 35 को फोर्थ रैंक दे दिया, पर एक और 35 था तो उसको फिफ्थ देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 25 था उसको 6 दे दी, 19 को 7 दे दिया, 15 को 8 रैंक दे दी। अब इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सेम रैंक में नहीं आएगा, पर यहाँ पे आ रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे 1 2 3 तक तो रैंक सही चलेगा। जब ये 45 वाला 35 वाला रैंक आएगा ना तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4.5। तो हम ऐसे लिखेंगे, कितना रैंक देंगे उसको 4.5 रैंक देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो 35 दो बार आएगा ना, देखो इधर 35 दो बार आएगा, इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा समझ आएगा। मान लो ये रैंक 1 किसको दिया था हमने 45 को, फिर 42 को, फिर 40 को, फिर 35 को। ठीक है, 35 का आएगा 4.5, दोबारा भी तो 35 लिखोगे ना 4.5, दोनों को कितना दे देंगे 4.5 4.5। ठीक है, दोनों को देंगे, एक बार नहीं लिखेंगे, नंबर दो बार आ रहा है दो बार लिखेंगे, रैंक भी दो बार देंगे 4.5 4.5। ठीक है, समझ में आया, तो ऐसे करना है। और y की तो वैसे ही आप रैंकिंग लिख लेना, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। हाईएस्ट वाले को 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट, और इसी तरह सीक्वेंस में आप अरेंज कर लेना, सेकंड रैंक थर्ड रैंक इस तरीके से अरेंज कर लेना। मैम जैसे अगर ये कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर अगर आया तो हम अपनी तरफ से एग्जांपल देके सॉल्व करके दिखा सकते हैं। हाँ, दिखा सकते हैं, कोरिलेशन वाला बिल्कुल। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो अपने आप ही कुछ भी लिख देना, लिख के दिखा देंगे हाँ। कि इनके और अगर वो साथ मेंशन ना करे तो रैंक्स गिवन वाला ही कर लेना, या नॉट गिवन, दो बच्चों के नंबर ले लेना, तो बड़ा वाला हो जाएगा। हाँ, और सेम रहेगा, मत लेना अलग अलग लेना, जब खुद दे रहे एग्जांपल तो डिफिकल्ट क्यों लेना, है ना। आसान वाला लेना, आसान है, माइनस करो, डी निकालो, डी स्क्वायर निकालो, फार्मूले में पुट कर दो, फार्मूला याद रख लेना बिल्कुल। ठीक है, फिर इसका फार्मूला भी अलग होता है। ठीक है, इस फार्मूले में क्या क्या होता है वो देख लो बस, ये फार्मूले में क्या लिखा है वो, तो क्या क्या डालना होता है उसमें, बस वो समझ लो। रब कर दूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस मैम। रब कर दूं, यस मैम, कर दीजिए। ठीक है। अभी फार्मूला समझ लीजिए आप, नेक्स्ट इसका ये आर एस लिखते हैं, कहीं कहीं आर के भी होता है, रैंक ऑफ कोरिलेशन, ऐसे के से भी करते हैं। ठीक है, 1 माइनस समेशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस m1 क्यूब माइनस m1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। अब देखो यहाँ पे तो एक ही बार रिपीट हो रहा है ना, एक ही रैंक है। ठीक है, अगर और भी मान लो रिपीट हो रहा है तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, m2 माइनस m2 क्यूब माइनस m2 m3 माइनस, ये ऐसे बढ़ता चला जाता है। अगर आगे है तो, नहीं है तो इस जो हमने एग्जांपल किया ना, इसके लिए फॉर्मूला यहीं पे खत्म है, क्योंकि एक ही बार रिपीट हो रहा था, दो नंबर थे। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाता है n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हाँ, ठीक है, वही हो गया। और हमारे पास एक ही डेटा है जो रिपीट होता है, हमारा फॉर्मूला फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए यहीं पे खत्म है। मान लो कहीं कहीं पे होता है और रैंक्स रिपीट हो रहे होते हैं, मान लो ये फोर्थ फिफ्थ में रिपीट हो रहा है, कोई सेकंड थर्ड में भी रिपीट हो रहा है, या 9 10 में भी रिपीट हो रहा है, तो फिर ये बढ़ता चला जाता है, इसके आगे फिर ऐसे आता है। इसमें बुक में है, इसमें बता देती हूँ क्या है, पर इस फॉर्मूले में जो एग्जांपल हमने किया ना उसमें यूज नहीं होगा। ये डॉट 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 अगर और आएगा ये बढ़ता चला जाएगा बस, पर हमारा फॉर्मूला एक ही रिपीटेशन थी तो आप बस यहीं तक यूज करना। अच्छा, उसमें करना है जिसमें रिपीट हो, बिल्कुल, एक बार रिपीट हो रहा है तो उसका m1 मान लो एक रिपीटेशन, ठीक है, उसके बाद अगर रिपीट हो रही है तो m2 ये वाला बढ़ा दो, और रिपीटेशन है तो ऐसे m3 बढ़ा दो, ऐसे। ठीक है, एम क्या है ना, वो जो रिपीट
बीमार हो गई। मैम एम क्या है? नंबर ऑफ रिपीटेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हुआ ना 35, तो 2 है एम। नंबर ऑफ 2 बार हो सकता है, 3 बार भी कर रहा होगा, 4 बार भी कर रहा होगा। मान लो 3 बार करेगा तो क्या करोगे? 3 क्यूब नहीं 3 क्यूब नहीं, 3 बार हो। 3 जैसे मान लो देखो सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन में रिपीट हो गया, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 बार रिपीट हुआ। नंबर ऑफ रिपीटेशन यहाँ 2 बार रिपीट हुआ ना, तो m1 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2। 2 बार रिपीट हुआ 35, 2 आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है। समेशन ऑफ दिस को तो पता है, लिख लोगे। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, m1 क्या हो जाएगा? 2 क्यूब माइनस 2। तो मैम जब मैं गई आपने बोला 35 3 बार अगर आएगा हाँ। तो वो तो 3 क्यूब हो जाएगा ना। क्या? हाँ 3 बार आए तो 3 हो जाएगा। हाँ, हाँ वही हाँ है। अच्छा, हाँ 3 हो जाएगा। m1 है नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। अब 2 से ज्यादा वाला तो आपको जरूरत भी नहीं है, वैसे हम बता रहे हैं है क्या चीज? नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। यहाँ 2 बार रिपीट हुआ तो m1 कितना आएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इतना सा पोर्शन आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। आ रहा है समझ में? 2 क्यों आया? क्योंकि 31 2 बार रिपीट हुआ था। तो m1 क्या है? नंबर ऑफ रिपीटेशन। नंबर ऑफ रिपीटेशन क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई दिक्कत? नंबर ऑफ रिपीटेशन किस चीज का? ऑफ रैंक्स। ये कितनी बार रिपीट हो रही है? अब बताइए किसी को नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला आपका यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि हमारा 2 ही बार रिपीट हुआ और एक ही m1 आया है, मतलब एक बार ही ऐसा केस आया है। अगर ये बढ़ता चला गया तो ये आगे आगे चलता चला जाएगा, ठीक। अब 2 बार रिपीटेशन का केस है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला यहीं पे खत्म है, यहाँ आगे लिखने की आपको जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ रैंक्स m1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए m1 की जगह 2 आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? आगे चले। यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आज फॉर्मूला याद करो और एग्जांपल्स निकाल लो नेट से और थोड़ा बहुत सॉल्व करो। हैबिट में हो जाएगा थोड़ा तो सही रहेगा प्रैक्टिस में, फिर भूल जाओगे बाद में। आज क्लास में समझा दिया तो फिर बुक खोलते हैं ना, और हिंदी में तो दे भी नहीं रखा है, ठीक है। तो ये तो ढूंढना ही पड़ेगा या लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परसेंटाइल। देखो यहाँ भी कुछ नहीं है, डेविएशन लिखा है, उसके टाइप्स पूछे हैं और ये पूछा स्टैटिस्टिक्स, इसका क्या यूज है, यूटिलिटी इंपॉर्टेंस है। परसेंटाइल पता है किसी को? आजकल देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो परसेंटेज नहीं परसेंटाइल आता है। परसेंटाइल कंपैरिजन होता है। परसेंटेज तो होता है आउट ऑफ 100 बताते हैं आप कहाँ मतलब कितना आपका है आउट ऑफ 100 में। परसेंटाइल होता है जब ग्रुप कंपैरिजन होता है कि पूरी क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया गया 30 या 40 बच्चों का, आप कहाँ लाई करते हो, आपसे नीचे कितने बच्चे हैं। अच्छा जैसे टॉप 10 निकालते हैं ना। बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि 30-40 बच्चों के क्लास में आपकी परसेंटाइल है 35, मतलब 35 बच्चे आपसे नीचे हैं, मतलब आप टॉप 5 में, ये होता है परसेंटाइल का मतलब। तो परसेंटाइल हम जब ग्रुप को कंपेयर करने के लिए ना यूज करते हैं, या कैटमैट के एग्जाम देते तो इतना परसेंटाइल आया मेरा, ठीक है, इतना परसेंटाइल आया मतलब मेरे से नीचे इतने बच्चे हैं, मतलब ये इनडायरेक्टली खुश करने का तरीका है, इतना से नीचे इतने बच्चे, तुम कहाँ हो पता नहीं है पर तुम आते हैं, हाँ ठीक है। तो ये कि भाई आपसे नीचे भी अभी इतने बच्चे, खुश हो जाओ, अभी हो तुम ठीक ही हो, परसेंटाइल, ठीक है। तो वो होता है परसेंटाइल। आजकल तो बच्चों के ओलंपियाड के पेपर वगैरह भी देखो पूरा रिपोर्ट कार्ड देता है, उसमें परसेंटाइल परसेंटाइल सब बताता है, इस बच्चे से नीचे इतना पूरा एनालिसिस के साथ इतना रिपोर्ट कार्ड, तो इसे पूरे साल पढ़ने के बाद भी नहीं देते थे ओलंपियाड वाले, देते हैं 4-5 पेज का पूरा
पूरा बुकलेट देते हैं पूरे रिजल्ट का। और वो पूरे उसमें डिस्ट्रिक्ट में आपकी क्या रैंक हाँ हाँ है, सब कुछ वो तो देते हैं, डेटा का ग्राफ सब कुछ, हर एक सेक्शन में आपने कितना कैसा किया उसका पूरा एनालिसिस होता है। ट्वेंटी फिफ्थ परसेंटाइल को हम फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं, ऐसे 50 को सेकंड, ठीक है, 75 को थर्ड और ऐसे परसेंटाइल। तो ये शॉर्ट नोट में आता है परसेंटाइल। देखो परसेंटाइल रैंक निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, इधर एक एग्जांपल करते हैं परसेंटाइल रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस इतना ही है, शॉर्ट नोट में आएगा, ठीक है, इसको कर लीजिए। एक क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों में है, परसेंटाइल है, देखना। परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला देखिए, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला होता है b प्लस 0.5 की डिवाइडेड बाय n 100। ये क्या है परसेंटाइल रैंक। b क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स बिलो x, इसमें x क्या है, स्कोर x, x क्या है, स्कोर है, ठीक है, आउट ऑफ अ सेट n, n का पूरा सेट है, उसमें x ऐसा स्कोर है जिसके हमें परसेंटाइल रैंक निकालनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्कोर्स बिलो x, x से नीचे कितने आए, वो b है, 0.5 भी ऐड करेंगे, n है नंबर ऑफ स्कोर्स, एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, विशाल ग्रेजुएटेड 25th आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट, ठीक है, 25th है 150 बच्चों में, देन 125 स्टूडेंट्स वर रैंक्ड बिलो विशाल, ठीक है। अगर ये 25 से नीचे आए, 150 का स्ट्रेंथ है 150 का, तो विशाल की परसेंटाइल रैंक कितनी होगी, कैसे निकालोगे। विशाल परसेंटाइल रैंक कैसे निकालोगे। देखो फॉर्मूला बी कितना है, नंबर ऑफ स्कोर्स बिलो एक्स, ठीक है, 125 प्लस 0.5, नंबर ऑफ स्कोर्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स, एक्स स्कोर एक ही बच्चे का है मान लो 120 एक्स,
ठीक है, x है मान लो एक ही बच्चे का, ठीक है। कोई भी एक स्कोर के लिए निकालना है तो विशाल का ही तो बोला है 125 है, ठीक है। तो ई है नंबर ऑफ स्कोर इक्वल टू एक्स, तो एक ही बच्चे का है तो 1, ठीक है 1, ये 1 हो गया। और नीचे n कितना है 150 में से इसका आया है ना, तो 150, इसको सॉल्व करोगे तो 125.5 नीचे 150, इसको सॉल्व करोगे तो और ये भी तो है 100, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 125 हम 83.66 समथिंग आएगा, ठीक है। 83.6 है तो आप मान लो 84th परसेंटाइल कह सकते हैं, ठीक है। 0.5 से अबव हो गया तो 84th परसेंटाइल कह सकते हैं। समझ आ रहा कैसे निकालना है? तो परसेंटाइल रैंक है तो बता दो क्या होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल से आप सॉल्व करके फॉर्मूला याद करके दिखाएंगे क्या होता है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, ये सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। लिखो इफ राखी graduated 15th out of a class of 300 students, if Rakhi graduated 15th out of a class of 300 students, calculate percentile rank of Rakhi. Calculate percentile rank of Rakhi. मैम इसमें तो वो दे ही रखा कि इसके नीचे कितने बच्चे हैं, जो बी अपने परसेंटाइल कितना है 15, 300 माइनस 15, उसके बाद जो नीचे है वो नीचे ही है। परसेंटाइल का मतलब यही होता है। 15th परसेंटाइल है ना, इसका कितना था 25 था, 150 की क्लास तो 125 से नीचे हो गए थे ना। 300 की क्लास में अगर ये 15th परसेंटाइल पे है तो बाकी उसके नीचे है। 285, हाँ, जो भी माइनस करके जो आएगा वो आ जाएगा इसका, यही मतलब होता है परसेंटाइल का, बाकी उसके नीचे। अगर ये 15th परसेंटाइल इसका है तो मतलब बाकी बच्चे उसके नीचे। फॉर्मूला दिख रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट सॉल्व करिए और इस बार ऑफलाइन वालों से जल्दी आंसर निकाल के दिखाना है। कंपटीशन करिए, मैं निकाल रही हूं। ई तो 1 ही आएगा क्योंकि एक ही का बोला है मैंने। 95 आ रहा है, 95% है। 0.1 आ रहा है तो 95 हो जाएगा। तो 96 परसेंटाइल बोलेंगे बस। फाइनली एक ही स्टूडेंट का निकाल रहे हैं ना तो इसलिए ई होता है स्कोर इक्वल टू एक्स। देखो डिवाइड हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गया आंसर। मैम बी क्या होगा बी?
कितना है? बी पूछ रही हूँ क्या होगा? बी होगा 15 बोला है ना, 300 माइनस 15 कर दीजिए, जो आएगा वो बी होता है। अब आ गया, बी बता दिया मैंने, 300 माइनस 15 करके निकाल लीजिए। अब सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ये खत्म हो गया पेपर, फिर यहाँ पे लास्ट पेज पे था परसेंटाइल रैंक। ठीक है, मैथमेटिकल है, इसको थोड़ा याद करो। न्यू पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड अभी बहुत टाइम, टीचिंग एंड लर्निंग है ना थर्ड। नहीं जा सकते, क्लास बंक कर रहे हैं, देख लो ये। कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हो तुम्हें? आज कोई लास्ट क्लास हो रही है तुम लोग? तो आज तक मिल नहीं पाओगे। वो मेरे पास हो जाएगी। अच्छा रोजा, कोई नहीं, फाइट करके चले जाना 10 मिनट पहले। ठीक है। इसके थर्ड पेपर, सेकंड ईयर का पेपर थर्ड कौन सा वाला है? टीचिंग एंड लर्निंग है, इंक्लूसिव है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव। ऐसे बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या सॉल्यूशंस है, ये सारा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर आया आपका? कितना है बताओ तो सही, पता चला गलत करके बैठे हो। बोलो तो सही, तो बताएंगे ना कुछ गलत होगा, कुछ होगा तो। सॉल्व भी नहीं कर रहे होंगे। कोई बोलता ही नहीं है, पता नहीं पढ़ भी रहे होते हैं, सो रहे होते हैं ऑन करके, पता नहीं, बोलते ही नहीं कुछ। पेपर थर्ड वी विल स्टार्ट स्टूडेंट्स। पेपर थर्ड, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर 2 बहुत अच्छे से करो, लास्ट वाला 16 मार्क्स बेकार चला जाएगा, नहीं तो उसको पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, और सॉल्व करो साथ के साथ। ठीक है, डेविएशन पूछ सकता है, कोरिलेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है उसमें से। थ्योरेटिकली पूछता है ज्यादा, पर कभी पूछ लिया तो पता भी होना चाहिए। पेपर थर्ड, फिर फोर्थ भी ऐसे वाला, फिर वो भी आएंगे कुरुक्षेत्र के फर्स्ट ईयर वाले। कुरुक्षेत्र के फर्स्ट ईयर वाले आएंगे तुम लोगों के साथ। क्या हुआ? क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, इसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है, पहले क्या बोला गया था? पहले बोला जाता था कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए ताकि उनकी स्पेशल केयर हो सके। ठीक है, मेन स्ट्रीम मतलब मेन ये था, मतलब मेन थिंकिंग जो थी सोसाइटी की ऐसी थी कि स्पेशल बच्चे दे आर स्पेशल, उनको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, तो दे शुड, ठीक है, टॉट सेपरेटली। ठीक है, उनको सेपरेटली सिखाया जाना चाहिए। पर अब क्या हो गया? रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग।
ठीक है, समाज की जो मेन स्ट्रीम है ना उसको अब रिवर्स किया जा रहा है, कह रहा है कि हम उनको क्या कर रहे हैं, सोसाइटी से अलग कर रहे हैं, ठीक है, अब उनको सोसाइटी में इंक्लूड करना है। इस बार जो एनईपी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बहुत फोकस कर रही है इंक्लूसिव एजुकेशन पे। जिन स्कूलों में स्पेशल बच्चों के लिए अलग से वॉशरूम नहीं है, लिफ्ट नहीं है, उनको अब कुछ एफिलिएशन मिल ही नहीं रही, आगे की कोई काम नहीं हो रहा, वो दे ही नहीं रहा एफिलिएशन, बिल्कुल मना कर दे रहे साफ साफ। सारे स्कूल जिनमें लिफ्ट नहीं था, ठीक है, स्पेशल बच्चों के लिए वॉशरूम नहीं था, वो सारा काम धंधा छोड़ के इसमें ही लगे हुए हैं, लिफ्ट बनवा रहे हैं, वॉशरूम बनवा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वॉशरूम से पर स्पेशल बच्चों के लिए जहाँ नहीं थे वहाँ बनाए जा रहे हैं। सेम हमारे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, वो बहुत बेकार था, बट अब कितना अच्छा हो गया, फिनिश हो गया है उसके लिए तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स वगैरह करवाता है वो, इसमें इतना मतलब एकदम ही, और इतना वो अच्छा करा उतना ही वो खराब हो गया। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात एनईपी 2020 में भी बहुत मतलब फोकस तरीके से बोला गया कि ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। व्हीलचेयर की एक्सेस के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप होने चाहिए, ठीक है, व्हीलचेयर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, स्कूल्स में भी 1-2 व्हीलचेयर्स होने चाहिए, और रैंप होना चाहिए, CWSL, ठीक है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं CWSL, उनके लिए अलग से वॉशरूम्स होने चाहिए, और लिफ्ट होना चाहिए स्कूल में, ये सब कंपल्शन है। ये जब तक नहीं होगा ना, आगे का कोई सीबीएसई किसी को एफिलिएशन चाहिए, कुछ चाहिए, और 10th तक कोई स्कूल चल रहा है, 11th 12th की एफिलिएशन चाहिए तो नहीं मिल रही है, पहले आप सब कंप्लीट करवाइए तब जाके मिलेगा, उसके पहले कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पहले एक्सक्लूसिव था, हम उनको अलग से ब्लाइंड लोगों के लिए अलग स्कूल, स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्कूल, अब वो सारे बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ एक साथ पढ़े, ठीक है, ताकि वो सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड फील ना करें, ठीक है, और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी सीखे कि ये भी दे आर आल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। सडनली बड़े होने के बाद तो समझ नहीं आता, अगर बगल में ऐसा कोई इंसान बैठा है तो हाउ टू हेल्प हिम, आपके बगल में, ठीक है, कोई ऐसा इंसान बैठा है, उसको हेल्प आपने कभी देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आप क्या उसकी मदद भी करना चाहते तो समझ में नहीं आता कि कैसे करें। जब बच्चे बचपन से ही देखेंगे ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे, तो उनके मन में भी एक सिंपैथी वाली फीलिंग रहेगी, उनके लिए एक हेल्पफुलनेस रहेगी, ठीक है, कैसे उनको हेल्प करेंगे, ठीक है, पता भी रहेगा हाउ टू टेक केयर, क्या इनकी नीड होती है, वो तो पता किसी को पता ही नहीं, जब जिसने देखा नहीं उसको क्या पता, समझ ही नहीं आएगा कैसे हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। अब देखते हैं सिलेबस वाइज क्या है, करते हैं। थर्ड पेपर कर रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, थर्ड पेपर, ठीक है, पता ही नहीं चला क्या पढ़ रहे हैं हम। थर्ड पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। अब डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी होती है, देखो विजुअल हो सकती है इसकी डिसेबिलिटी, किसी की हियरिंग से रिलेटेड हो सकती है, किसी का मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लोकोमोटर मूव करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है ब्रेन से रिलेटेड। लर्निंग डिसेबिलिटी जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, ठीक है, ये हमने फर्स्ट पेपर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी थी। एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है, जिसमें हो सकता है लोकोमोशन में भी दिक्कत हो, ब्रेन का भी दिक्कत हो, तो बाकी सब चीजें भी होंगी, तब इनको देखेंगे कि इन डाइवर्सिटीज को समझना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब हम देखेंगे। पहले विजुअल देखेंगे, फिर हियरिंग देखेंगे। अब इसमें देखो, इस बुक में ना बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती है, इतने ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं होती है। एक बार इंग्लिश की बुक से डिस्कस करते हैं, फिर हम हिंदी की बुक से भी डिस्कस कर लेंगे। क्या हुआ, जाना है? चलो कोई बात नहीं, जाओ। एक बार मैम को बोले ये बुक दे दे मुझे, इंग्लिश वाली लाओ तो हिंदी वाला डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश वाली इंग्लिश वाली कोई बात नहीं, पहले इंग्लिश डिस्कस कर लेते हैं, फिर हिंदी डिस्कस कर लेंगे। कहाँ जा रहे हो बता दो तुम। तो आई था 11th में कुछ एक्वेरियम टाइप, हाँ, वो अभी आ रहा है, मेला लगा है उसमें, अंडर वाटर। मेले वालों ने लगा दिया है कि परमानेंटली खुल गया? वो कुछ डेज के लिए, जैसे 31 मार्च तक। अच्छा, हर साल होता है? हाँ, तो इसी साल देखा। मैंने सुबह भेजा दोनों उसने भेजा, मुझे नहीं पता था उसने भेजा, मैंने भी वही सेम चीज भेजी है। अच्छा, नहीं कुछ तो अलग देखा आया। तो बहुत सारे स्टेट में खुल भी गया ये तो परमानेंट वाला कि आप जाके देख सकते हो।
क्या सही है तो। चलो हम भी टाइम निकाल के जाएंगे किसी दिन। देख के आओ, पहले बताना तो कैसा है। मैम रास्ते में भी है ना, यहाँ से 3-4 स्टेशन ही है बस। अच्छा, मेट्रो के नियर बाई है। अच्छा, अच्छा, सेक्टर 11 में है। चलो घूम के आओ। थैंक यू मैम, बाय बाय। ठीक है, मेनली जब विजन की दिक्कत होती है ना, इसको हम दो उसमें देख सकते हैं। एक तो होती है ब्लाइंडनेस जो कंप्लीट है, इसको कुछ भी नहीं दिख रहा, और एक कौन सी होती है लो विजन। ठीक है, जिसको दिखता था पर कम दिखता है। ठीक है, तो एक ये हो जाता है। फिर और भी है टाइप्स ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट, जिसमें एक होता है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ ही वो नहीं देख सकता, होता है ना आफ्टर बर्थ उसने कुछ देखा ही नहीं। एडवेंटिटियस में होता है कि बाय बर्थ तो ठीक थे, किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई केमिकल चला गया आंख में, कोई भी रीजन की वजह से बाद में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, उसको बोलते हैं एडवेंटिटियस। उसके बाद लेवल ऑफ लॉस के हिसाब से पार्शियल, अभी हमने बोला जो, और कंप्लीट ब्लाइंड हो सकते हैं। वैसे डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी बहुत सारी दे रखी है, इतने सारे दो कैटेगरी करना, एक वो वाला कॉन्जेनाइटल जो बाय बर्थ है, और एक एडवेंटिटियस है, एक लो विजन है, एक कंप्लीट ब्लाइंडनेस है। बहुत ज्यादा उसमें जाने का, स्ट्रक्चर ऑफ आई ये सब थोड़ी पीरियड में पढ़ने की जरूरत है। कॉजेस पढ़िए आपकी, कॉजेस क्यों होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें। आपकी क्लास में कोई बच्चा है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो अगर लो विजन वाला बच्चा है, पेरेंट्स को भी पता नहीं, डॉक्टर को दिखाया नहीं, आप कैसे आइडेंटिफाई करके पेरेंट्स को बता सकते हैं इस बच्चे को दिक्कत है, आप ले जाइए दिखाइए, है ना। ऐसे तो हम नहीं दिखाओगे तो ज्यादा इसका विजन खराब हो जाएगा। या ऐसे बच्चा अगर कोई है आपकी क्लास में तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब पढ़ना है। ठीक है, इतना साइंटिफिक टर्म में सारी चीजें चली जाती है, इतना भी नहीं करना होता है। कॉजेज ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट, ठीक है, डिजीजेस, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती है जिसकी वजह से विजुअल लॉस हो सकता है। मैम टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स क्या कह रहे हो? टाइप्स ऑफ विजुअल पेज नंबर टाइप्स। टाइप्स, हाँ टाइप्स में दो ही करने हुए तो कह रही हूँ। एक करना है कॉन्जेनाइटल और एडवेंटिटियस वाला, और एक पार्शियल लॉस और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, ये दो ही टाइप करने हैं। ज्यादा करना भी नहीं है, दो बता देना, दो तरीके से बहुत है। देखो बाय बर्थ ब्लाइंड कैसे हो सकते हैं, अगर मदर को कुछ बीमारी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, तो बाय बर्थ हो सकता है बच्चा ब्लाइंड हो सकता है। साइफिलिस बीमारी है, अगर मदर प्रेग्नेंट वुमन है उसको है साइफिलिस, तो बच्चा हो सकता है। जर्मन मीजल्स या रूबेला बोलते हैं, उससे भी बच्चा ब्लाइंड हो सकता है प्रेगनेंसी में, और फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी स्पेशली, और उस टाइम पे बीमारी है तो बहुत चांसेस है बच्चा ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस की वजह से प्रेगनेंसी में ही बच्चा, जो कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस बोलते हैं कि बाय बर्थ ही बच्चा कुछ देख नहीं पा रहा है, तो ऐसा होता है। एब्नॉर्मलिटीज एंड इंजरीज, एब्नॉर्मलिटीज में आ सकता है, जैसे मान लो ऑप्टिक नर्व सिग्नल भेजती है ब्रेन को, उसमें कोई दिक्कत है तो उसको दिखाई नहीं देगा, अगर सिग्नल जा ही नहीं रहा तो आंख देख ही नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा ब्रेन की आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। और इंजरीज, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब होता है हमारे ब्रेन में जो हमारे विजन को कंट्रोल करता है, तो मान लो ऐसी इंजरी लगी ब्रेन में तो वो लोब ही खराब हो गया, तो आंखें चाहे आपकी सही भी हो आप देखना बंद कर दोगे। ठीक है, तो इंजरीज भी हो सकती है, या आंखों में कोई सा केमिकल चला गया, कुछ ऐसा हो गया तो भी हो सकता है, या कोई पॉइंटेड चीज चली गई तो भी हो सकता है। जेनेटिक डिफेक्ट्स, ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट की हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, जेनेटिक रीजन, तो इसमें भी हो सकता है जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट, उसका पॉइजनिंग,
ठीक है। कुछ सर्टेन केमिकल्स मान लो गलती से चला गया या कुछ हो गया, गुस्से में ही किसी ने पॉइजन खा लिया सोसाइटी, तो उसका इफेक्ट हो सकता है आपके वीजन पे पॉइजनिंग की वजह से। मिथेनॉल, मिथेनॉल बहुत, इथेनॉल तो शराब है, वो आप पी सकते हो, वो कंज्यूम कर सकते हो। मिथेनॉल पूरा पॉइजन होता है, जहर होता है, ठीक है, मिथेनॉल जहर होता है। और इंडिया में इतने शराबी घूम रहे हैं ना, जो इथेनॉल बनती है ना उसमें थोड़ा मिथेनॉल मिला दिया जाता है, अरे इंडस्ट्री में भी काम आएगा, पेंट बनाने में भी शराब का यूज है, छोड़ देना तो सब पी जाए। तो मिथेनॉल मिला के ना उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग किया जाता है शराब को, इतनी बुरी आदत है। थोड़ा सा मिलाया जाता है भाई ये इतना तो पीने लायक नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको हम इंडस्ट्री में काम में लगाएंगे, वो भी पी जाए लोगों का बस चले तो, ये हाल है, ठीक है। तो मिथेनॉल एक पॉइजन है जो आंखों को खराब कर सकता है। इथेनॉल सुना ही होगा आप लोगों ने, अल्कोहल को बोलते हैं, और मिथेनॉल भी एक टाइप का अल्कोहल ही होता है, लेकिन वो पॉइजन, वो पीने लायक नहीं होता, पॉइजनस होता है, और जितना बनता है उसे मिलाया जाता है ताकि इसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कर दिया जाए, तो वो भी पी जाएंगे। कंजेनाइटल ग्लूकोमा बीमारी है, ठीक है, इसकी वजह से भी विजन लॉस हो सकता है। इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में हो सकती है, रेयर कंडीशन है पर हो सकती है, और इनहेरिटेड भी हो सकती है, जेनेटिक। जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ आई, ठीक है, बीमारी जेनेटिक है या किसी रीजन से आंखों की कोई डिजीज है तो बच्चे को विजन लॉस हो सकता है। मैकुलर डिजेनरेशन, ठीक है, रेटिना का जो सबसे मोस्ट सेंसिटिव रीजन है, रेटिना में से ही लाइट अंदर जाती है, रेटिना में इमेज बनती है अंदर, जो इमेज लाइट जा रही है, मान लो ये फैन है, ये है, इसकी जो इमेज बनती है ना आंख पे, वो कहां बनती है, पीछे मेम्ब्रेन होता है, पर्दा होता है आंखों का, रेटिना उसी को बोलते हैं, उस पे जाके इमेज बनती है, और वही रेटिना से ऑप्टिकल नर्व जुड़ा होता है जो मैसेज भेजता है सामने वाले देख रहे चीज को क्या है, फिर हमें ब्रेन बताती है फैन है, ये लाइट है, ठीक है, ये इसका फेस है, ठीक है। तो रेटिना का एक सेंसिटिव एरिया होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर विजन लॉस हो सकता है, इसको मैकुलर रीजन बोलते हैं। रेटिना का सबसे सेंसिटिव एरिया उसको मैकुलर रीजन बोलते हैं। वो डीजेनरेशन, अगर उस जगह पे धीरे-धीरे वो खत्म हो रहा है, घिस रहा है, टूट रहा है ना, तो दिक्कत होगी, उसको बोलते हैं डीजेनरेशन। क्लेमाइडिया है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आंखों में इन्फ्लेमेशन है, फूल गया है, सूज गया है ना, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर ज्यादा दिन परसिस्ट कर रहा है ना, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो ट्रैकोमा हो सकता है जिसकी वजह से विजन लॉस हो सकता है। अभी तो ये सब कुछ सर्दी जुकाम हो रखा है, ये तो बोल रहे हैं कि कोविड-19 का वेरिएंट है ना, वही वाला है, कह रहे गले में से अगर आवाज नहीं निकल रही ज्यादा दिन तो दिखा लूं तो आवाज चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, इतना बुरा हाल हो रखा है। और ये कोविड ही है, ये जो बार-बार हर बार में ये है, नहीं गया कहीं थोड़ी है, ये वेरिएंट बदल के आ रहा है। अगर लोग वैक्सीनेटेड है या बॉडी ने भी वो इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया इतने दिन में, तो इसीलिए इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, पर है ये कोविड, ये गया कहीं नहीं है, सबको देखो, जिसको देखो हो रहा है, सबको, अड़ोसी पड़ोसी सुन लो, काम वाली सुन लो वो बीमार पड़े, कलीग्स का सुन लो वो बीमार पड़े, सबका है, सब बीमार पड़े, मेरे से किसी को नहीं सुना जो नहीं पड़ा हुआ, वन वीक तो पूरा, और वो मतलब पिला के रख देगा, एक साथ तो हो ही नहीं रहा है। लास्ट वीक में तो इतनी खराब थी, अभी मेरे को कंप्लीट नहीं हुआ है कि कंप्लीटली ठीक है, हाँ, वो धीरे-धीरे टाइम ले रहा है, 10 डेज 14 डेज लग जा रहे हैं पूरी रिकवरी होने। एनीरिडिया एक वो है जो आइरिस, आंखों में एक आइरिस होता है पार्ट, जो कलर ऑफ द आई को डिसाइड करता है, आपका कलर आई कलर किसका ब्राउन, किसका ब्लैक, किसका ब्लू होता है, तो वो जो कलर दिखता है वही आइरिस होता है। तो आइरिस ना डेवलप ही नहीं हो पाता है प्रॉपर इस बीमारी में, ये टाइप की बीमारी होती है, उसमें भी दिक्कत होता है, इसको बोलते हैं एनीरिडिया। एनॉफ्थेल्मिया है, ठीक है, जिसमें आईज ही प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होती, आई बहुत छोटी रह जाती है, डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें भी नहीं देख पाओगे सही से। अदर कॉजेज लाइक ब्लड ग्रुप कॉम्प्लिकेशन, इसलिए बोलते हैं ना इंडियन मैरिजेस में कुंडली मिलाते हैं ना, कुंडली मिलाने से पहले ब्लड ग्रुप मिला लो, क्योंकि अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, फिर उन पे वो जो मदर फादर बनते हैं, जब बेबी का ब्लड ग्रुप होता है ना, मदर का ब्लड ग्रुप कुछ और उसने अगर फादर वाला ब्लड ग्रुप ले लिया, मतलब मदर नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, मदर पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव हो गया, तो आरएच जो चलता है ना, आरएच फैक्टर अलग है, एक का प्लस एक का माइनस, वो बहुत दिक्कत होती है, उसमें बच्चे की और माँ की दोनों की डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, बहुत मुश्किल है उस केस में। तो मैरिजेस के लिए जब लड़का लड़की देख रहे हैं ना, ब्लड ग्रुप पूछना बहुत जरूरी है, ब्लड ग्रुप पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये तो जिंदगी का सवाल है ना, आगे सबकी जिंदगी खराब है, अगर मान लो आगे जो लड़की है कंसीव करती है, बेबी है, दोनों फैमिली के लिए दुख तकलीफ है, लड़की की अपनी जान को भी खतरा है, तो ब्लड ग्रुप जरूर पूछना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है।
मेरी एक फ्रेंड थी, उसका ही था, उसका अपना ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, बच्चे का पॉजिटिव था, बड़ी दिक्कत हुई है, फादर का पॉजिटिव था, तो ऐसा है, तो दिक्कत है। सेम हो, हाँ सेम नेगेटिव का नेगेटिव हो या पॉजिटिव का पॉजिटिव हो, क्योंकि वो तो बाप का भी ले लेगा ना, फादर का जीन ले लिया उसने ब्लड ग्रुप का और मदर का नहीं लिया, तो दोनों का अलग अलग हो गया ना, सेम बॉडी में दो दो अब चल रहे हैं, नेगेटिव भी चल रहा है पॉजिटिव भी चल रहा है बेबी का, फिर बहुत दिक्कत होती है। तो ब्लड ग्रुप जरूर पूछा जाना चाहिए। कुंडली पूछते हो अच्छी बात है, पर साथ में ब्लड ग्रुप भी पूछ लो, आगे जो कंडीशन आती है मेडिकल कंडीशन तो फिर अच्छी नहीं होती, दिक्कत होती है। और बाद में इतना भुगतने से क्या फायदा, जब अरेंज मैरिज ही करो, इतना सब पूछ रहे हो, वो भी पूछ लो, उसमें क्या है। हाँ बायोडाटा तो होना ही चाहिए, ब्लड ग्रुप का ऑप्शन तो बिल्कुल होना चाहिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है, कुछ रीजन, बाकी सब रीजन में ये सब भी आ सकती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, और बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को दिखना, और बीमार लोग का भी तो धीरे धीरे विजन लॉस भी हो सकता है उसका, अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है डेफिशिएंसी तो। इन्फेक्शियस डिजीज है, एक्सीडेंट है, ठीक है, ये सब रीजन भी हो सकते हैं। अभी कॉमन आई प्रॉब्लम है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्यों पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉजेस पढ़ेंगे कि क्यों हो सकता है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इंपैयरमेंट, ये ठीक है, ऐसे बच्चे जो आपकी क्लास में होंगे उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब विजन इज टेस्टेड भी दे रखा है, वो भी नहीं चाहिए हमें। डायग्नोसिस बाय पेरेंट एंड टीचर चाहिए, हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे बच्चों को, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखना है, ठीक है। तो देखते हैं कैरेक्टर, ऐसे बच्चे कैसे होते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिक्कत आती है, जो बच्चे देख नहीं पाते ना, वो लेटर वेटर कैसे समझेंगे, ठीक है, तो उनको लैंग्वेज समझाना बहुत मुश्किल होता है। वर्बल नॉन वर्बल रिटर्न की चीजों को लिख के, वर्बल तो सुन लेगा, ठीक है ना, पर रिटर्न वाला पार्ट है वो उसका मिसिंग हो जाएगा, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। पर धीरे धीरे वो ग्रेजुअली पिकअप करते हैं लैंग्वेज, सुनते हैं, ओरल पार्ट तो उनका सही रहता है, कान से सुनेंगे तो मुंह से बोलेंगे, पर रिटर्न वाले पार्ट में दिक्कत आती है। स्लोअर रेट, ठीक है, बाकियों से स्लोअर रेट में बात कर पाएंगे अगर सीखेंगे भी तो, ठीक है, या दे टॉक लाउडर, या तेज बोलेंगे या तो धीरे बोलेंगे, ठीक है, और वोकल वैरायटी कम रहेगी, तो देख नहीं पा रहे ना फेस एक्सप्रेशन, कब तेज बोलना है कब धीमे बोलना है, ये सब उनमें नहीं आता, उस एक ही डोर में सारी चीजें बोल जाएंगे। लेस लिप मूवमेंट, लिप का मूवमेंट उनका कम होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में हमारा जितना लिप का मूवमेंट है किसी वर्ड को बोलने में, उससे उनका कम रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट देख के सीख रहे हैं, ठीक है, जिससे इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो देख के समझ रहे हैं, एक्टिविटी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जब इसका विजन ही नहीं है तो ऑब्वियसली कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हार्म होता है, ठीक है। लिसनिंग टास्क में अच्छे होते हैं, ठीक है, उसमें अच्छे होंगे, इंटेलेक्चुअल में, क्रिएटिविटी में भी हो सकता है अच्छे हो, ठीक है, पर गुड स्पेशल एबिलिटी नहीं होगी, स्पेस का जो गैप के हिसाब से जो काम किया जाता है, इतने गैप में मुझे ये चीज लगानी, मतलब कोई प्रैक्टिकल है प्रिज्म वाला लाइट वाला, तो पिन मुझे यहाँ लगाना है, यहाँ कैसे करेंगे, वो सब चीजों में उनको दिक्कत आएगी। और इंटेलिजेंस टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, ऐसा नहीं, पर हाँ जहाँ पे विजन की नीड है ना जिन चीजों को सीखने में, उसमें उनको दिक्कत आती है। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, मूवमेंट और प्ले थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, एकदम चाहोगे कि नॉर्मल बच्चों की तरह भाग ले हर चीज खेल ले तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है, काउंटिंग से स्टेप काउंटिंग और ये सब सिखा सकते हो मूवमेंट वगैरह के लिए, पर इतना आसान नहीं होता है। उसका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होगा, ऑब्वियसली बाकी बच्चे जितना सोशली इंटरेक्ट करेंगे, चीजों को समझेंगे, उतना नहीं कर पाएंगे। और इमोशनल डेवलपमेंट भी इंफीरियर फील करेगा बाकियों से, कि बाकी चीज बच्चे जितने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो देख ही नहीं पा रहा ज्यादा चीजें, तो थोड़ा सा इंफीरियर और लो फील करते हैं इमोशनली ऐसे बच्चे। पीयर रिलेशनशिप, पीयर रिलेशनशिप में भी इनको दिक्कत आती है, ठीक है, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, सामने वाला इसको अपना फ्रेंड मानने को तैयार है नहीं है, ठीक है, तो उन सब चीजों में दिक्कत फेस करते हैं। इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी का क्या रहेगा डिपेंड करता है फैमिली का एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, अगर फैमिली ही बर्डन समझ के बैठी है तो कम्युनिटी का भी अच्छे से ट्रीट नहीं करने वाला।
पहले अपने पेरेंट्स को अपने बच्चे का साथ देना होता है, तब कोई दूसरा जाके साथ देगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। इमोशनल एडजस्टमेंट में पुअर होते हैं, इमोशनली थोड़ा लो रहेगा उनका, ठीक है। हाउ विजन इज टेस्टेड, हमें जरूरत नहीं है, हम डायग्नोसिस पे आते हैं। अब क्लास में आपका कोई बच्चा वो बार-बार आंखों को ऐसे रब करता रहता है, एक्सेसिव है, एक दो बार घिसना कोई बात नहीं, कुछ चला गया होगा या कुछ इरिटेशन है, बार-बार एक्सेसिव में अगर हमेशा आप देखो कि आंखों को रब कर रहा है ना, तो आप समझ जाओ कुछ ना कुछ उसको दिक्कत है। Frowns, squints and blinks when looking at something, कोई चीज देखने में कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आंखों को बढ़ा के या फ्रॉन्स कर रहे हैं, नाक को ऐसे सिकुड़ के और आंखों को ऐसे करके देखना बहुत मुश्किल से, तो समझो उसको दिक्कत हो रही है उस चीज को। शर्ट्स एंड कवर्स वन आई इन अटेम्प्ट टू सी बेटर, ऐसे आंखों के एक आंख को ढक के किसी चीज को देखने की कोशिश कर, ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है। अब चाइल्ड साइड क्रॉस होता है ना, क्रॉस आईज होते हैं, तो यहाँ पे होती है आंखें, तो कहाँ देख रहे हैं पता नहीं चलता, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे भी है तो भी हो सकता है दिक्कत, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, वो तिरछी आंखें होती है, वो देखते हो नॉर्मल ही है। वन और बोथ ऑफ द चाइल्ड साइड टर्न इन और आउट, नॉर्मल पोजीशन नहीं है, ऐसा लगता है कि बाहर निकला हुआ है या ज्यादा अंदर है, तो भी दिक्कत है। लेटर ऑफ अ सिमिलर शेप के लेटर में अगर बार-बार कंफ्यूजन हो रही है, पी में, क्यू में, बी में, डी में, स्मॉल वाले में, ठीक है, छोटे बच्चे तो हर कोई करता है, मेरा बेटा भी करता था फर्स्ट तक, तो लेकिन अब नहीं करता, लेकिन अगर थोड़ा मान लो बड़ी क्लास में चला गया और अभी भी कंफ्यूजन है तो दिक्कत हो सकती है। सिमिलर शेप में कंफ्यूज कर देता है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, मान लो उसको दिक्कत आ रही है, सिमिलर शेप्स में दिक्कत करना। पुअर स्पेसिंग इन राइटिंग, मतलब एक वर्ड के बाद दूसरा कितना गैप होना चाहिए वो नहीं छोड़ना, कहीं ज्यादा छोड़ दे रहा है, कहीं दोनों को साथ में लिख दे रहा है, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्टेइंग इन द लाइन, लाइनों में भी नहीं लिख रहा, वो कहीं नीचे भाग जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, तो भी हो सकता है। आईज अपीयर्ड रेड, rimmed, swollen और there are crushed on you, ठीक है, रेड है, फूली हुई है, एक कीचड़ होता है ना आंखों का, वो मानो ये लिड्स पे हमेशा है, कीचड़ आता रहता है बार-बार उसकी आंखों में, पता है ना, वाइट सा जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है वो अगर आ रहा है बार-बार तो दिक्कत है। हाँ इची फील होने लगे आंख, ठीक है, स्क्रैच कर रहा है और बर्निंग सेंसेशन है आंखों में, तो भी दिक्कत है। प्यूपिल्स आर हेजी, आंखों का प्यूपिल होता है ना, ये हेजी से कोई लेयर पड़ी हुई जैसे दिखे ना, हेजी, तो फिर दिक्कत है। यूं मोतियाबिंद में से लेयर पड़ जाती है ना आंखों में ऐसे। द प्यूपिल्स आर ऑफ अनइवन साइज, आंखों के दोनों प्यूपिल अलग-अलग साइज के हैं। द चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग और एनी एक्टिविटी, ठीक है, रीडिंग में दिक्कत वाला कोई बच्चा एकदम ऐसे करके पढ़ रहा है, ठीक है, तो दिक्कत है, समझ उसको दिख नहीं रहा है। क्लोज वॉक या कोई ऐसे काम करने में पेन की शिकायत कर रहा है, डिजीनेस चक्कर आना बोल रहा है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत है, नोजिया कर रहा है, तो फिर दिक्कत है बच्चे को। इस चीज को देखने के लिए बिल्कुल आंखों के पास ला रहे हैं, आप इससे कलर आइडेंटिफाई करने में छोटे बच्चों को तो ऐसे ला के देख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, ये क्या है उसको नहीं दिख रहा है। एक्सेसिव टीयर्स, रेड, और ये तो हमने बोला कि आईलेट्स, ठीक है, वो उससे डिस्चार्ज से भरा हुआ है। टर्न, सर को पूरा ऐसे घुमाना, ऐसे पूरा टिल्ट करके कोई चीज को देखना है तो उसको दिख नहीं रहा सीधे सीधे, तो भी दिक्कत है। फ्रीक्वेंट और परसिस्टेंट स्टाइल्स आंखों में, ठीक है, बार-बार होगा, ये सब दिक्कत है। इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, ग्लासेस, कांटेक्ट लेंसेज, ठीक है, विजन कम हो गया है तो इसके लिए यूज करना है। लेजी आई में वियर आई पैच, ठीक है, लेजी आई मतलब एक साथ, जैसे जितनी जल्दी वो आइडेंटिफाई करना चाहिए उतना जल्दी आइडेंटिफाई उससे नहीं हो रहा है कि सामने क्या है, टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आई पैचेस आते हैं, नहीं तो अगर ज्यादा है तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और थेरेपिस्ट है जो विजन के प्रॉब्लम से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास ले जाना पड़ेगा उनको। सर्जरी एंड मेडिकेशन एप्रोप्रिएट है, अगर ग्लूकोमा वगैरह है तो दोनों चीजें करनी पड़ेगी। एजुकेशनल इंटरवेंशन ज्यादा जरूरत है, आप एज अ टीचर क्या सॉल्यूशन करोगे। यूज ऑफ रिमेनिंग साइट, मान लो बचा हुआ जो साइट है तो उसका प्रॉपर कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है वो आपको देखना है, जो गई वो तो चली गई है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे बच्चों को फ्रंट रो में बिठाना है, ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान देना है। ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ ब्राइल सिस्टम, जो कंप्लीट ब्लाइंड है उनको ब्राइल सिस्टम की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, दूसरा वो कैसे करेंगे, ये दिक्कत है उनको पढ़ने में, ठीक है,
ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, मूव करने के क्लास में आप उसको डायरेक्शन दे दो कि बेटा काउंट करना 10 स्टेप, आपकी जहां सीट है ना 10 स्टेप इधर ये है, ठीक है, यहाँ से आप 10 स्टेप जाओगे तो कॉरिडोर है, वहां से अगर आपको वॉशरूम जाना है इतने स्टेप है, तो ये मोबिलिटी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कंपेंसेटरी करिकुलम, ठीक है, करिकुलम में कंपेंसेशन, मान लो जो एक्टिविटीज विजन वाली हैं उसके बदले ऐसे बच्चों के लिए कुछ हियरिंग एक्टिविटीज आप करा दो, नहीं तो फिर तो वो काउंट ही नहीं हो पाएगा उसके लिए, तो एक कंपेंसेटरी, ठीक है, तो चेंज फ्लेक्सिबल करिकुलम, जैसे बच्चों के लिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, या स्लो लर्नर्स होते हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर बनता है थोड़ा सा लो करके बनाया जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में दृष्टिकोण हाँ हाँ सबसे नीचे आता है। ठीक है। जनरल करिकुलम विद मॉडिफाइड एक्सपीरियंस, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, ये में जैसे बोला कि देख के सीखना है तो दिखा के, अब सिखा रहे हो तो नहीं देख पा रहे तो उसको एक्सप्लेन भी करते चलो साथ के साथ, ताकि मल्टी सेंसेस यूज हो, बाकी से वो कर सके। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लो विजन एड्स आते हैं, मैग्नीफायर्स आते हैं, उनका आप यूज करिए, और जो कंप्लीट ब्लाइंड है उसके लिए ब्राइल सिस्टम आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है विजुअल इंपेयरमेंट के लिए। हिंदी की बुक देखें क्या है इसमें, इसमें करने वाला तो लिमिट सब कुछ सारे पॉइंट्स है, पर इतने सारे पॉइंट्स हैं सब है। आंशिक रूप से गंभीर रूप से दे रखा है टाइप्स में, ठीक है, सिम्टम्स भी दे रखी है, आंखें तिरछी होना, बाकी चीजें। विजुअल इम्पेयर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल आंखों का पुतलिका सारा है जो हमने बात की, और कारण भी दे रखे हैं, ठीक है, ये भी सब दे रखा है, और प्रॉब्लम भी दे रखी है, उनको क्या क्या दिक्कत होती है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, और एजुकेशनल नीड सब दे रखी है, गतिविधियां हो गया, प्रशिक्षण हो गया, ठीक है, इसमें दे रखी है सारी चीजें हिंदी मीडियम वाले बच्चों। जैसे कोई 4 टाइप्स दिया था तो इसमें 4 टाइप्स चल जाएगा ना इतना तो। हाँ इतना चल जाएगा, टाइप्स 2 ही है, एक है उस बेसिस पे, ठीक है, कि कितना विजन लॉस हुआ है, पूरा हो गया तो ब्लाइंड हो गया, और वैसे लो विजन हो गया। एक होता है कब हुई है ये ब्लाइंडनेस शुरू, ये बाय बर्थ है तो कॉन्जेनिटल हो गया, बाद में हुआ है तो एडवेंटिटियस हो गया, तो है दो ही टाइप, उसके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है, बाकी दे रहे हैं। अब आते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट में। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, सुन ना पाना, ठीक है, कोई कम सुन पा रहा है या कंप्लीटली भी नहीं सुन पा रहा है, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। लॉन्ग में आएगा इसे तो लॉन्ग में है, पूरी किताब में यही है, क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, लॉन्ग में ही आता है, तो दो इम्पेयरमेंट एक साथ जोड़ के दे दे आएगा लॉन्ग में। अलग अलग टाइप की हियरिंग लॉस, ठीक है, तो ये कौन से पार्ट में कान का दिक्कत है ना, इसको उसके बेसिस पे डिवाइड कर रखा है, और एक ये कब हुआ है, लैंग्वेज सीखने से पहले हुआ है कि बाद में हुआ है, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो पार्ट्स के हिसाब से पहला होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है, जब आउटर ईयर से मिडल में, ये हमारा आउटर ईयर होता है, यहाँ से आवाज जाती है मिडल में, मिडल से जाती है इनर ईयर, इनर ईयर में कॉक्लिया वगैरह होता है, वो ऑडिटरी नर्व फिर ब्रेन से जुड़ता है, जैसे हमारा ऑप्टिक नर्व ब्रेन से जुड़ता है, ऐसे यहाँ पे ऑडिटरी नर्व अंदर जाके ब्रेन से जुड़ता है, यहाँ से सिग्नल जाता है तो हमें ब्रेन बताता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो वो कान में जा रहा है, आउटर से मिडल जा रहा है, मिडल से इनर जा रहा है, इनर से कॉक्लिया जा रहा है, ऑडिटरी नर्व्स इसको ब्रेन में भेज रहा है, वो आपको बता रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और इतना फास्ट प्रोसेस होता है, हमें लगता है कि बोलते ही हमने सुन लिया, ऐसा नहीं होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब मिडल ईयर से साउंड इनर ईयर तक की तरफ बढ़ता है ना, तो वो कंडक्ट नहीं कर पाता, इनर ईयर तक जाता ही नहीं है साउंड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इनर ईयर के जो कॉक्लियर हेयर होते हैं ना, या ऑडिटरी जो नर्व होते हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत होती है, ठीक है, इनर ईयर में दिक्कत है तो उसमें होती है, इनर ईयर में आवाज चली तो गई पर नहीं जा रही है, ब्रेन तक नहीं जा रही, ठीक है, तो उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में कंडक्शन में भी दिक्कत आ रही है और इनर ईयर में भी दिक्कत आ रही है, दोनों तरीके की दिक्कतें हैं, तो भी होगा, ठीक है। सेंट्रल हियरिंग लॉस,
सेंट्रल हियरिंग लॉस में इनर ईयर तक साउंड जा रहा है, ये ब्रेन को भी भेज रहा है, ब्रेन प्रोसेस भी कर रहा है, पर वहां से जो मैसेज आ रहा है ना उसमें डिफेक्ट है, इसलिए आपको समझ ही नहीं आएगा सामने वाला बोल क्या रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल हियरिंग लॉस। यूनिलैटरल हियरिंग लॉस में, ठीक है, एक कान से नहीं सुनाई देता पर दूसरे से देता है, एक ही कान से सुनाई देता है। ठीक है, और हियरिंग जो लॉस होगा वो माइल्ड से सीवियर भी हो सकता है, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में ही ये हो सकता है। तो एक तो हो गया पार्ट्स के हिसाब से, एक होता है कब हुआ है प्रीलिंगुअल इम्पेयरमेंट, तो एक तो छोटे बच्चे में ही हो गया, उसने लैंग्वेज सीखी नहीं, या सुना नहीं, बोला नहीं और पहले ही हो गया, तो प्रीलिंगुअल इम्पेयरमेंट। पोस्टलिंगुअल में, ठीक है, लैंग्वेज सीखने के बाद। तो बस इतना ही बहुत है। ठीक है, फिर माइल्ड है, मॉडरेट है, इतना सब नहीं करेंगे। एज ऑफ ऑनसेट में कॉन्जेनाइटल एडवेंटिटियस सब में नहीं आता है, बाय बर्थ ही नहीं सुन पा रहा तो कॉन्जेनाइटल, बाद में किसी में तो केमिकल चला गया कान में, किसी कोई तेज साउंड की वजह से हो गया, कोई नुकीली चीज की वजह से हो गया, कान का पर्दा फट गया, ईयर ड्रम कुछ ऐसा हो गया तो सब एडवेंटिटियस है। बाय बर्थ तो बच्चा ठीक था पर उसके बाद हुआ है तो एडवेंटिटियस, और बाय बर्थ कोई डिफेक्ट आ रहा है तो कॉन्जेनाइटल, ये सब में नहीं आएगा। ठीक है, कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, जेनेटिक, जेनेटिक में वही आ जाता है। ठीक है, अगर फैमिली में किसी को है तो बच्चे को भी हो सकता है। डिजीज और इलनेस, जैसे हमने बोला मिजल्स, व्होपिंग पॉक्स, बहुत सारी बीमारियां, एड्स है, एचआईवी है, मम्स है, ठीक है, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम है, साइफिलिस अगर मदर को है तो बाय बर्थ बच्चे को हो जाएगा, ये सब बीमारियां अगर है तो। मेडिकेशंस, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको लेने की वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होते हैं जैसे क्विनिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये प्रेगनेंसी में बीमार पड़ते हैं तो दवाइयां खाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि बच्चे को कौन सी दवाई जाए, तो मदर अगर ऐसी कोई दवाई ले रही है जो उसकी चाहिए, मतलब ज्यादा बीमार है, अपनी जान है, तो बच्चे को दिक्कत आ सकती है। एक्सपोजर टू ऑटोटॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स है, ठीक है, उसमें अगर आप एक्सपोज होते हो, मदर है, तो ये हो सकता है। और कोई बच्चा भी है, कोई बड़ा भी है, ऐसे केमिकल्स के उसमें आता है, ठीक है, तो हियरिंग लॉस हो सकता है। फिजिकल ट्रॉमा, चोट लग गया कानों में, एक्सीडेंट हो गया, कान पे ही चोट लग गया, ठीक है, तो भी हो सकता है। हेड इंजरी, जैसे वो ऑप्टिकल लॉब होता है, हियरिंग का भी पोर्शन होता है यहाँ ब्रेन में, अगर उसमें ही चोट लग गया तो फिर हियरिंग इधर खत्म हो जाएगी। और बहुत लाउड नॉइज, ठीक है, असुर 2 देखी थी, उसमें सोनिक बॉम्ब बनाया था उसने, विलन ने। फ्रीक्वेंसी हमारी आई की कान की फ्रीक्वेंसी है, कितना हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवाज हम सुन सकते हैं। ठीक है, उसने क्या था, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर दिया था, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाता है तो अल्ट्रासोनिक हो जाता है। उसके साउंड की गूंज इतनी थी ना, लोग मरने लग गए थे, तो ब्रेन हमारा झेल नहीं सकता इतना साउंड, विद इन सम सेकंड था उसके अंदर लोग मरना शुरू हो जाते। ठीक है, तो सोनिक बॉम्ब से मार रहा था, इसको बोला था सोनिक बॉम्ब, इतनी तेज आवाज थी ना, मतलब ब्रेन के वो नसें फट जाएगी। असुर 2 नहीं देखी, वेब सीरीज में कुछ देखने लायक है तो एक तो असुर है, हाँ, असुर और असुर 2 दोनों, कभी टाइम मिले तो देखना, वुड पे है, पहला वाला असुर 2 वुड पे मिलेगा और ये जियो सिनेमा पे, वो असुर 2, उसकी विलेन की बुद्धि बहुत अच्छी है, तुम देखोगे तो अच्छा लगेगा। असुर 2 सोनिक बॉम्ब बनाया था उसने, इतना मतलब साउंड का वो है ना, ब्रेन की नसें फट जाएगी, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा है, तो बॉम्ब की जरूरत ही नहीं, टेक्नोलॉजी आजकल ऐसी है, उसे सोनिक बॉम्ब बना देना, गोला ना बारूद, लोगों की ब्रेन से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, इतना हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। ठीक है, तो अगर वेरी लाउड नॉइज में एक्सपोजर है हमारा कान तो वो हियरिंग लॉस हो सकती है। बर्थ एक्सपीरियंस भी, प्रीनेटल पेरिनेटल हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, पोस्टनेटल, प्रीनेटल जन्म से पहले, पेरिनेटल एट द टाइम ऑफ द बर्थ, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ। तो पेरिनेटल टाइम ऑफ बर्थ भी अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया, ठीक है, प्रीमेच्योर बर्थ है, बाकी सब चीजें उससे भी हो सकता है। ठीक है, इससे भी हो सकता है। वैस इन द ईयर कैनल, ठीक है, ये भी हो सकता है।
बहुत ज्यादा अगर भर गया है तो भी हो सकता है। आउटर मिडल ईयर से रिलेटेड कोई बीमारी है तो भी, क्योंकि मिडल ईयर से फिर इनर ईयर तक साउंड जाने ही नहीं देता ना कंडक्टिव में, तो ये रीजन हो जाता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी, ठीक है, इसकी वजह से भी कानों में दिक्कत हो सकती है। कोई कुछ कह रहा है ऑनलाइन ये स्टूडेंट्स? इतना, यस मैम, ये इतना डिटेल में आने वाला है? कॉजेस तो करने हैं ना, आपको टाइप्स करना है, कॉजेस करने हैं, ठीक है। और जो मेडिकल एजुकेशनल इंटरवेंशन है वो इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशनली ऐसे बच्चों को हम कैसे सपोर्ट देंगे। बाकी तो चीज तो हम कर ही नहीं रहे, बाकी नहीं जरूरत है, ठीक है। बाकी जो मेडिकली हम चले जा रहे हैं वो सब की जरूरत उनसे छुड़वाती है ना, पहले भी छुड़वा दी चीजें, तो ओके मैम, इतना नहीं जाना है, ठीक है, ठीक है मैम, ओके। ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल नॉइज, कोई ऐसी जगह पे फैक्ट्री पे उसमें काम करते हैं कुछ लोग जो कंटिन्यूअस सालों साल एकदम नॉइज में उसके कंडीशन में, तो भी उनका हो सकता है। और प्रोग्रेसिव लॉस तो है, एजिंग तो है, उम्र के साथ साथ तो होता है, जितना भी कम हो जाता है, सुनाई भी कम देती है, एजिंग वाला फैक्टर तो आता ही, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट में दिक्कत आती है क्योंकि सुनना ही नहीं उन्होंने, सुनेंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे। मान लो उनका ये गले का सारा पोर्शन ठीक है बोलने वाला, और कभी सुनाई नहीं, कुछ सुनाई नहीं, तो बोलेंगे क्या, ठीक है। तो जो नहीं सुन पाते ना, उनके पार्ट सारे ठीक होते हुए भी बोलने वाले वो नहीं बोल पाते। सोशल डेवलपमेंट भी ऐसा ही है, ठीक है। सुन ही नहीं पाएंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे अपनी मन की बात किसी को बताएंगे, ठीक है। सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट में सेल्फ डाउट रहता है, ठीक है, लो फील करते हैं, डिप्रेशन हो सकता है। इमोशनल डेवलपमेंट में भी ऐसे ही रहेगा, बहुत वल्नरेबल रहेंगे, ठीक है, डेंजर रहेगा इनके लिए। कुछ हो भी रहेंगे पीछे, इनके सामने भी कोई कुछ इनके बारे में ही बोल रहा है, इनको सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोच के भी कैसे लगता है, पता नहीं कैसे रहते हैं, चलो कितनी दिक्कत है उनकी लाइफ में, हमें सब ठीक ठाक है तब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बताओ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी दिक्कत है क्योंकि सुन नहीं पाते हैं, तो पढ़ने लिखने का जो पोर्शन है सुन के समझा जा सकता है उसमें दिक्कत आती है। और हाउ हियरिंग इज टेस्टेड, इसकी बिल्कुल जरूरत है। मेडिकली कैसे टेस्ट किया जाता है हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कॉजेस पढ़ने हैं, हमें सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। टेस्टेड वाला पोर्शन नहीं करना है, इसमें बहुत सारा ये मेडिकल टर्म्स आ जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं। डायग्नोसिस बाय द पेरेंट्स एंड टीचर, लैक ऑफ रिस्पांस टू लाउड नॉइजेस, टीचर बार-बार चिल्ला रही है, मान लो लड़के का नाम है आकाश, आकाश स्टैंड अप, भी डांस सुन ही नहीं रहा, अपने काम में लगा है तो लगा ही हुआ है, छोटे छोटे बच्चों में होता है, तो ठीक है। लाउड नॉइज में भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो कोई हो सकता है उसको दिक्कत। वॉइसेस और नॉइज, ठीक है, क्वाइट रूम में सो रहा है, वॉइसेस और नॉइज से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है या तो कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा है। काम डाउन एट द साउंड ऑफ मदर्स वॉइस, जैसे छोटा बच्चा है बाय आफ्टर बर्थ ना, रो रहा है बच्चा, कितना भी रोता है ना, अपनी माँ को देखता है या माँ चुप कराती है तो चुप हो जाता है, लेकिन ऐसा केस है कि माँ भी इतना समझा रही है तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। 6 वीक्स ऑफ एज तक भी कोई साउंड ना प्रोड्यूस करने से बच्चे को आ बा बू कुछ तो बोलते हैं ना, नहीं बोल रहा है तो दिक्कत है। नॉइजी टॉयज से खेलो, गाना यहाँ बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, डांस कर रही है, डॉग उसको लेना देना नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फेलर टू बेबल बाय वर्ड्स, बेबल बाबा बोलना उसको कह रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं बोल पा रहा है। लाउड नॉइज में कोई रिएक्शन नहीं है, इमिटेट नहीं करता, तो छोटे बच्चे इमिटेट करना शुरू कर देते हैं ना, तो सुनते हैं वैसे ही बोलते हैं, वो सब भी नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में उस बच्चे का नाम बताओ, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, किधर आ जाओ, ऐसे कर लो, मतलब बच्चे का नाम पहचानने लग जाते हो अपने आप को 1 साल के बाद, वो भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेलीविजन बार-बार बढ़ाना, टीवी देख रहा है तो बार-बार वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। सिंपल डायरेक्शंस 3 साल में उसको नहीं समझ में आ रहा है, टीचर बोल रही है गो देयर कम हियर, नहीं समझ में आ रहा है, माँ बोल रही है वो चम्मच लिया वो बॉल लिया, उसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। परसिस्टेंट इनअटेंटिवनेस, टीचर समझा रही है कोई कुछ समझा रहा है तो अटेंशन बिल्कुल नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ साउंड, उसको साउंड का समझ नहीं आ रहा है। टीचर्स के फेस को, किसी का कोई बात कर रहा है ना, फेस को बहुत ध्यान से देखना कि क्या बोल रहा है, सुनने में उसको दिक्कत हो रही है, अगर हियरिंग कम भी है ना, उसको नहीं सुनाई दे रहा है टीचर क्या बोल रही है, तो क्या करेंगे हम, फेस को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि बोल क्या रहा है, ठीक है, तो ऐसा अगर कर रहा है बच्चा, एक साइड में हेड को करके ऐसे कान को करके पास में ले जाके सुनने की कोशिश करना।
फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द एरिया, कान से बहुत सारा कुछ मतलब डिस्चार्ज रिपीट डिस्चार्ज आ रहा है बच्चे के, ठीक है। कंप्लेंट्स ऑफ पेन्स इन ईयर्स, बार बार अगर बच्चा बोले कि कान में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत होती है। स्क्रैच ईयर फ्रीक्वेंटली, स्क्रैच करते रहता है कान को, ठीक है। टीचर टू रिपीट डायरेक्शन, बार बार बोले मैम क्या बोला प्लीज रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैंने डिक्टेशन में बहुत सारा एरर करना, ठीक है, बहुत सारा। और डिस्प्ले स्पीच डिफिकल्टी। मेडिकल इंटरवेंशन में क्या है, अगर कम हियरिंग है तो हियरिंग एड्स आते हैं ना, वो पहना दिया जाए बच्चे को, और या तो बिल्कुल कंप्लीट है तो अगर सर्जरी से का ऑप्शन है तो सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। एजुकेशनल इंटरवेंशन में लिप रीडिंग, साइन लैंग्वेज ये सब सिखा सकते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल बाइकल्चरल अप्रोच, ठीक है, डेफ कम्युनिटी को सेपरेट कल्चर ओन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, कल्चर मतलब उनका अपना जो साइन लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो सिखाना। ऑडिटरी ओरल अप्रोच इसमें, ठीक है, कॉक्लिया इम्प्लांट हो जाएगा, कॉक्लिया खराब है कोई इशू, इम्प्लांट कर सकते हैं। दूसरे बॉडी पार्ट हम इम्प्लांट करते हैं ना, लिवर किडनी, वैसे अगर इम्प्लांट करके हो जाए तो वो कर सकते हैं, ठीक है। लिप रीडिंग सिखा सकते हैं, साइन लैंग्वेज की जगह बोल के हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, लिप्स से। ऑडिटरी वर्बल अप्रोच में, ठीक है, हियरिंग एंड वन पेज ऑन वन नंबर बता दीजिए। एक बार समझाना। यस, पेज नंबर कितना? पेज नंबर 31 है इंग्लिश की बुक में। ओके मैम। और टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच में फेस के एक्सप्रेशन समझना सिखाना, बॉडी जेस्चर से समझना कि कोई क्या कह रहा है, लिप रीडिंग है, तो टोटल कम्युनिकेशन के जितने अप्रोच, साथ में साइन लैंग्वेज भी सब कुछ सिखाना था। टोटल कम्युनिकेशन ओवरऑल में तो एटलीस्ट वो समझ जाए कि सामने वाला उससे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। लिप रीडिंग कर सके, चेहरे के हाव भाव समझ सके, ठीक है, फिंगर स्पेलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से साइन लैंग्वेज भी टोटल कम्युनिकेशन में पूरा समझना, ठीक है। इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर हम करेंगे, सारा पेपर पूरा ऐसे ही है, थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेरीज अबाउट टुडेस क्लास? मैम क्वेश्चन कैसे होंगे, शॉर्ट या लॉन्ग? बी लाउड प्लीज, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। मैम क्वेश्चन कैसे होंगे दोस्त? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी एक दो क्लास और जाने दो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। और ये आज जो कराया है ना असेसमेंट फॉर लर्निंग में, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है। ये बन गया आपका ब्लूप्रिंट? आप करके ले आओ, मैं नेक्स्ट टाइम चेक करूँ, ठीक है, कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट भी जिन्होंने ब्लूप्रिंट और पेपर नहीं बनाया है, बना के सेंड करिएगा। थैंक यू Yes, फॉर ma'am. अटेंडिंग द क्लास। इसको करेक्ट कर।